हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल SV फॉर SB में। आज की क्लास में SSC GD 12 फरवरी 2019 के शिफ्ट 1 के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो 2021 SSC GD की जो हम प्रिपरेशन करा रहे हैं उसके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। SSC GD के प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं, इसलिए सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर के जितने भी प्रश्न होते हैं अगर मैं उसकी प्रैक्टिस आप लोगों को करा देती हूँ तो नेक्स्ट जब भी आपका एग्ज़ाम होगा 2021 में, जब SSC GD का फॉर्म फिल होगा उसके बाद जब आपका पेपर होगा तो उसमें काफ़ी ये सारी चीज़ें जितने भी मैं क्वेश्चंस कराई जाऊँगी तो उन सब का आपको पहले से हैबिट होगा, तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा इन एग्ज़ाम में भी। इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, और प्रैक्टिस के साथ साथ जो मैं क्वेश्चंस कराती हूँ वो सब आप लोगों को समझना और आप लोग उसे खुद से ट्राई किया करो उस प्रश्न को सॉल्व करने की, क्योंकि वो भी करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं आपको SSC GD 11 फरवरी 2019 शिफ्ट 1 का पेपर सॉल्व करा चुकी हूँ, और आज 12 फरवरी 2019 शिफ्ट 1 का पेपर सॉल्व करेंगे। और जो पहले का क्लास अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है, जिसने भी अभी तक पहले वाली वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने 11 फरवरी 2019 का शिफ्ट 1 का पेपर सॉल्व कराया है, तो उसको भी आप लोग ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आप लोगों को कमेंट बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग उस क्लास को देखना ना भूलें। प्रैक्टिस आप लोग जितना करेंगे उतना बेटर होगा आपके लिए, क्योंकि प्रैक्टिस से छोटी छोटी गलतियों में सुधार हो जाती है। अभी मैं प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को सॉल्व करा रही हूँ, ताकि आप सब अपने एग्जाम में लेवल का अंदाज़ा लगा सकें कि SSC GD के एग्जाम में प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करने से आप पर्सनली ये भी समझ जाते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में आपको दिक्कत हो रही है। कुछ दिन बाद आपको मैथ की टॉपिक वाइज क्लास कराई जाएगी, जिसमें मैं आपको प्रश्नों को समझने के लिए बेसिक कंसेप्ट के साथ प्रश्नों को सॉल्व कराऊंगी, और हर प्रश्नों को कम से कम समय में एग्ज़ाम में आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे वो भी हम आपको सिखाएंगे। यानी हर एक क्वेश्चंस हम आपको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन एग्ज़ाम में शॉर्ट में प्रश्न को कैसे करना है वो भी हम आपको बताएंगे। क्योंकि आप एग्ज़ाम में प्रश्नों को अगर डिटेल में करने लग जाएंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा, इसलिए समझने के लिए तो मैं आपको डिटेल में प्रश्नों को सॉल्व करके समझाऊंगी, लेकिन उसी प्रश्न को शॉर्ट में कैसे करते हैं एग्ज़ाम में, मतलब हर प्रश्नों को 5 से 10 सेकेंड में कैसे करेंगे वो सब मैं आपको बताऊंगी। एक अच्छी बात ये भी है कि जब मैं टॉपिक वाइज क्लास लूँगी तब उसमें आप ये देखेंगे कि आपके एग्ज़ाम में एक चैप्टर से जितने भी टाइप्स के प्रश्न बनते हैं वो सब प्रश्नों की मैं आपको इतनी प्रैक्टिस करा दूंगी कि आप किसी भी चैप्टर से कोई भी मैथ का प्रश्न हो आप आसानी से उसे सॉल्व कर लेंगे। आज का पहला प्रश्न है, एक वस्तु को 20% की छूट देने के पश्चात इतने रुपए में बेचा गया है, वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? यानी कि मार्क प्राइस पूछ रहा है। तो यहाँ पे लिखते हैं 20% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो क्या आएगा 1/5। जब इसको परसेंटेज से भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो इतना निकल के आएगा। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, ये SP दे रखा है, तो यहाँ पे लिखते हैं MP यानी कि मार्क प्राइस अंकित मूल्य, और ये SP सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस क्या है, 20% की छूट देने के पश्चात, यानी कि ये 5 क्या है, ये 5 है अंकित मूल्य, और इस पे 20% की छूट दे दी गई है, यानी 1 की छूट दी गई है। छूट का मतलब क्या हुआ, कम करना। कोई वस्तु 5 की है उस पे 1 की छूट दे दी गई तो कितने में मिलेगी, 4 में मिलेगी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 4। और ये बोला था प्रश्न में कि 20% का छूट दिया गया है, 20% का छूट, तो हमने 5 का 20% निकाला है तो यही तो आएगा ना, 5 का 20% 1 आएगा। तो 5 का 20% हमने कम कर दिया है, यानी 1 को कम कर दिया है तो निकल के आया 4। तो हमने लिख लिया SP क्या है 4 और मार्क प्राइस क्या है 5, अंकित मूल्य इतना और विक्रय मूल्य इतना। आगे प्रश्न सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दे रखा है कि छूट देने के पश्चात इतने में बेचा गया है 5,360 रुपये में।
तो ये किसके इक्वल होगा, ये क्या है, विक्रय मूल्य है, ये क्या है, विक्रय मूल्य यानी कि एसपी, सेलिंग प्राइस है। और यहाँ पर हमने क्या निकाला है कि सेलिंग प्राइस क्या है, 4 यूनिट है, तो ये किसके बराबर होगा, 4 यूनिट इतने के बराबर होगा, 5360। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 1340। जब इतने में 4 से भाग देंगे तो इतना निकल के आएगा। तो 1 यूनिट बराबर इतना, और प्रश्न में पूछा है कि अंकित मूल्य क्या है, तो यहाँ पे हमने क्या निकाला है, ये 4 यूनिट था और ये 5 यूनिट था। 1 यूनिट बराबर 1340, तो 5 यूनिट बराबर 5 गुणित 1340, क्योंकि प्रश्न में पूछा है अंकित मूल्य क्या है, तो अंकित मूल्य यहाँ पर क्या था, 5 यूनिट था। ये एमपी को क्या कहते हैं, मार्क प्राइस कहते हैं, और अंकित मूल्य 5 यूनिट था। प्रश्न में यूनिट में नहीं रुपए में पूछा है, तो 1 यूनिट बराबर इतना रुपए, तो 5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 5 गुणित 1340। अब क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे जब ये पूरे का, तो निकल के आएगा 6700। इस प्रश्न का आंसर ये निकल के आ गया। कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। ये दूसरा प्रश्न है, बी ए से 20% अधिक है तथा सी बी से 25% अधिक है। यदि सी इक्वल टू 330 है तो एक की वैल्यू पूछ रहा है। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, ए रेशियो बी रेशियो सी। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, 20%। तो 20% को जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 1/5। परसेंटेज से भिन्न में 1/5 हो जाएगा। अब यहाँ पर दे रखा है कि ए से, यहाँ पर दे रखा है कि ए से, तो से किसके साथ लगा हुआ है, ए के साथ, तो ये 5 किसकी वैल्यू हो जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी। हमने बताया था कि नीचे वाली वैल्यू ऑलवेज उसकी होती है जिसके साथ से लगा होता है, तो ए के साथ से लगा हुआ है, तो ये नीचे वाली यानी कि हर में जो लिखा हुआ है वो ए की वैल्यू हो जाएगी। क्यों ए की वैल्यू होगी, बी और सी की क्यों नहीं, क्योंकि ये जो से है ना ए के साथ लगा हुआ है, इसलिए ए की वैल्यू क्या होगी, 5। अब प्रश्न में कह रहा है कि बी ए से 20% अधिक है, 20% अधिक है किससे, ए से, और अधिक कौन है, बी अधिक है। यानी कि ए की वैल्यू क्या है, 5 है, और इससे 20% अधिक है, कौन अधिक है, बी। तो 5 का 20% क्या होगा, 1 होगा, और 5 में जब हम 1 को ऐड करेंगे, अधिक का मतलब क्या होता है, ऐड करना, तो क्या निकल के आ जाएगा, 6। और प्रश्न में यही तो बोला है कि ए से जो बी है ना, ए से 20% अधिक है, यानी कि ए की वैल्यू क्या है, 5 है, और 5 से 20% यानी कि 1 अधिक है, कौन अधिक है, बी। तो हमने यहाँ पे कर लिया कि ए से बी 20% अधिक है। आगे प्रश्न में कह रहा है, यहाँ पर ये लिखते हैं 6 और इसको हटा देते हैं। यहाँ पर लिखा है, इतना तो लाइन कंप्लीट हो गया। आगे कह रहा है तथा सी बी से 25% अधिक है, तो 25% को जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 1/4। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बी से, तो ये नीचे वाली वैल्यू किसकी हो जाएगी, पी की हो जाएगी, तो यहाँ पे लिखते हैं 4। और बी से 25% अधिक है, किसकी वैल्यू, सी की, तो बी की वैल्यू क्या है, 4 है, 4 से 25% यानी कि 1 अधिक है, 4 का 25% क्या होगा, 1 होगा, और इतना अधिक है, तो 4 और 1 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5। प्रश्न में यही बोला है ना कि सी बी से 25% अधिक है, तो हमें पता चल गया कि नीचे वाली वैल्यू किसकी हो जाएगी, बी की वैल्यू हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये जो से है ना हर में लिखा जाता है और से बी के साथ लगा हुआ है, इसलिए 4 बी की वैल्यू हो जाएगी। आगे कह रहा है कि बी से 25% अधिक है, यानी बी की वैल्यू क्या है, 4 है, और 4 का 25% क्या होगा, 1 होगा, और 1 अधिक है, 4 से 1 अधिक है, बी से 25% अधिक है, इसका मतलब क्या कि 4 से 1 अधिक है, यानी कि सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5।
अब इससे क्या करते हैं, ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। करते हैं इसको। जब यहाँ पर खाली स्पेस है तो हमने आपको बताया था कि जहाँ भी खाली स्पेस रहेगा, जब भी ऐसे वैल्यू दे रखा हो कि ए रेशियो बी इक्वल टू कुछ दे रखा हो बी रेशियो सी, और हमसे पूछे कि ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू क्या होगी, तो जो जहाँ पर खाली स्थान होता है तो उसकी बगल वाली संख्या को लिख देते हैं, यानी कि यहाँ पे बी लिख देंगे। यहाँ पर खाली जगह है तो ये वाली संख्या को लिख देंगे। तो सेम हमें वैसे ही करना है। जब भी ऐसे प्रश्न दिया हो और हमसे पूछे ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू, तो ऐसे करते हैं। तो यहाँ पे खाली स्पेस है तो क्या लिखेंगे, ये बगल वाली संख्या यानी 6 को लिख देंगे, और यहाँ पर खाली स्पेस है तो बगल वाली संख्या को यानी कि 4 को लिख देंगे। और ऐसे लिखने के बाद क्या करते हैं, ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 20, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल के आएगा 24, और जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 6 में 5 का तो निकल के आएगा 30। प्रश्न में दिया है कि सी, यहाँ पर देखो आप लोग, ए की वैल्यू क्या निकल के आ गई 20, सी की वैल्यू 30, सी की वैल्यू क्या निकल के आई है 30, और बी की वैल्यू क्या निकल के आई है 24। अगर ये चाहें तो कट भी जाएगा, कटाएंगे तो क्या निकल के आएगा, अगर इसको कटाते हैं तो 2 से कटेगा तो 10, इसको कटाएंगे तो 12, और इसको कटाएंगे तो 15। 2 से कटाने के बाद इतना निकल के आएगा। आप लोग चाहेंगे तो इससे भी कर सकते हैं, लेकिन कटा देने पे वैल्यू छोटी हो जाती है तो ईजी हो जाता है कैलकुलेशन करना। यहाँ पर दे रखा है कि सी की वैल्यू 330 है, लेकिन हमने यहाँ पे सी की वैल्यू क्या निकाली है, यहाँ पर सी की वैल्यू क्या निकाली है 15, ए की वैल्यू 10, तो 15 किसके इक्वल होगा, 330 के होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने 15 निकाला है ना, सी की वैल्यू 15 निकाला है, और प्रश्न में दे रखा है कि सी की वैल्यू 330, तो 15 यूनिट किसके बराबर होगा, 330 के। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या निकल के आएगी 22। जब 330 में हम 15 से भाग देंगे तो इतना निकल के आएगा। प्रश्न में पूछा है कि ए का मान क्या होगा, ए का मान पूछा है, तो ए की यूनिट बराबर 22, और ए की वैल्यू क्या यहाँ पे निकाला है हमने 10 यूनिट। ये क्या है, सब यूनिट में है, ये सब यूनिट में है, ये सब। तो ए की वैल्यू 10 यूनिट है, और यहाँ पर एक यूनिट इक्वल टू 22, तो हम क्या करते हैं, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 10 यूनिट, एक यूनिट बराबर जब इतना तो 10 यूनिट बराबर 10 गुणते 22, यानी आंसर क्या निकल के आएगा 220। ए की वैल्यू क्या निकल के आ गई 220। कौन सा आंसर सही है, सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आप लोग को अच्छे से ये प्रश्न समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। ये प्रश्न एवरेज का है। प्रश्न में दिया है 8 के पहले 4 धनात्मक गुणकों का औसत क्या होगा, यानी 8 के पहले 4 धनात्मक गुणक क्या है, उनका एवरेज पूछा है, और कितने धनात्मक गुणक 4। तो हम क्या करते हैं, ऐसे जब करेंगे 8 का 1 में मल्टीप्लाई, फिर अगला ये क्या है 8 का पहला गुणक है, दूसरा गुणक क्या होगा 8 का जब 2 में गुणा करेंगे तो 16, फिर तीसरा 8 का 3 में गुणा करेंगे तो 24, और चौथा गुणक क्या होगा 8 का 4 में गुणा करेंगे तो 32। क्या निकल के आया 8, 16, 24 और 32। ये क्या है 8 के पहले 4 धनात्मक गुणक है। अब क्या बोला है प्रश्न में कि औसत क्या होगा, यानी कि ये जो डाटा हमने निकाला है इसका एवरेज पूछा है। तो एवरेज बराबर क्या होता है, औसत बराबर हमने आपको बताया है कि सम ऑफ डाटा, यानी पूरे डाटा को ऐड कर देते हैं। तो जब इसको ऐड करेंगे ऐसे ऐसे ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद क्या आएगा 80, पूरे को ऐड करने के बाद 80 आएगा। और नीचे क्या लिखते हैं, जितना डाटा है उसकी संख्या लिखते हैं, यानी कि 1, 2, 3, 4, यानी कि संख्याएं कितनी है 4। और यहाँ पर प्रश्न में भी दे रखा था कि 4 धनात्मक गुणक, तो 4 हमने नीचे लिख लिया, क्योंकि औसत बराबर होता है सम ऑफ डाटा अपॉन में नंबर ऑफ डाटा, यानी कि ऊपर डाटा का योग होता है और नीचे डाटा की जितनी संख्या होती है उसको लिखते हैं। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे
80 में 4 का भाग देंगे तो क्या निकल के आएगा 20। यही इस प्रश्न का आंसर है। एवरेज बराबर क्या निकल के आ गया 20। औसत क्या होगा 8 के पहले 4 धनात्मक गुणकों का औसत क्या होगा 20 होगा। ये सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। ये प्रश्न देखिए, ये भी प्रश्न ग्राफ का है लेकिन इसमें भी एवरेज निकालना है। यहाँ पर देखिए औसत संख्या क्या है। चलिए पढ़ते हैं इस प्रश्न को। नीचे दी गई तालिका में एक श्रृंखला में 5 विभिन्न मैच यानी कि M1, M2, M3, M4, M5 5 अलग अलग मैचों में, यहाँ पर लिखा है कि 5 विभिन्न मैचों में 4 विभिन्न बल्लेबाजों यानी कि B1, B2, B3 और B4, इसके बारे में 4 विभिन्न बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए रनों की संख्या दर्शाती है। यानी कि ये पूरे ग्राफ की बात हो रही है इस तालिका की। प्रश्न में क्या पूछा आपसे, यानी कि इसके बारे में यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कर दिया गया है। प्रश्न कहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है कि बल्लेबाज B3 द्वारा बनाए गए रन की प्रति मैच औसत संख्या क्या है। तो इसको निकालते हैं। किसके लिए पूछा है, B3 के लिए पूछा है। तो B3 कहाँ है, यहाँ पर दे रखा है। B3 में ये जो इसका रन है अलग अलग मैच के लिए बनाया गया है, यानी M1 के लिए इतना, M2 के लिए 36, M3 के लिए 45, ऐसे ही यहाँ पर बनाया गया है। और इसका एवरेज पूछा है, यानी कि सिर्फ B3 का। तो एवरेज बराबर क्या होता है, हमने आपको बताया है एवरेज बराबर डाटा का सम कर देते हैं। जितना डाटा दिया है उसका सम करेंगे, तो इसको ऐड करेंगे तो क्या निकल के आएगा। पहले इसको लिखते हैं 23 + 36 + 45 + 19 + 27। ये क्या किया हमने, क्योंकि B3 का औसत पूछा था, जितने रन बने उनका औसत। तो इतना रन बना है मैच 1, मैच 2 के लिए, ऐसे ही मैच 5 के लिए। तो हमने क्या किया, ये पूरे डाटे को ऐड कर लिया है। अपॉन में क्या लिखेंगे, कितना है, जितनी संख्या होगी उतनी संख्या लिखेंगे। तो 5 लिखेंगे, क्योंकि ऐसे काउंट करेंगे। M1 यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, 5 है ना, तो हमने अपॉन में 5 लिख दिया, क्योंकि डाटा की संख्या को लिखना होता है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो हमने 5 लिख दिया। औसत बराबर ये फॉर्मूला होता है, ऊपर ऐड करके और जितनी संख्या होती है उसको लिख देते हैं। अब क्या करेंगे, ये पूरे को जब ऐड करेंगे तो क्या निकल के आएगा 150। तो एवरेज बराबर 150 अपॉन में ये तो 5 है ही, ये पूरे को ऐड करने के बाद आया है। जब इसमें भाग देंगे तो क्या निकल के आएगा 30। ये क्या है, औसत है B3 का। यहाँ पर प्रश्न में पूछा था ना कि B3 द्वारा बनाए गए रन का प्रति मैच औसत संख्या, तो ये औसत संख्या 30 है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, सेकंड ऑप्शन इसमें भी सही है। एवरेज क्या निकल के आएगा 30। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं, वो भी ऐसे ही टाइप के ही है जो प्रश्न मैच कर रहे थे, एक ही एग्जाम में आए हुए हैं। ये सारे प्रश्न एक ही एग्जाम में आए हुए हैं, तो जो प्रश्न एक टाइप के थे हमने उसको एक जगह कलेक्ट कर लिया था ताकि आप लोग को समझाने में आसानी होगी। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। ये भी सेम टाइप का प्रश्न है। प्रश्न में दिया है, नीचे दिए गए तालिका में एक श्रृंखला के 5 विभिन्न मैचों में 4 विभिन्न बल्लेबाजों यहाँ पर दे रखा है B1, B2, B3 और B4। और प्रश्न में यहाँ पर तो दिया ही है, आगे कह रहा है B द्वारा बनाए गए रनों को दर्शाती है, यानी कि ये सब कुछ यहाँ पर एक्सप्लेन कर रखा है। प्रश्न में पूछ रहा है कि M5 में इन बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए प्रति बल्लेबाज रन क्या है, यानी कि M5 के लिए पूछ रहा है। ग्राफ में इस तालिका में M5 के लिए क्या पूछा है, प्रति बल्लेबाज, यानी कि B1 का कितना है 20, B2 का कितना है 52, B3 का कितना है 27 और B4 का कितना है 42। M5 के लिए ये प्रति बल्लेबाज का औसत रन क्या है ये पूछ रहा है। तो हम क्या करते हैं, इस पूरे डाटा को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि औसत रन पूछ रहा है ना। तो औसत कैसे निकालते हैं, इस डाटा को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद क्या होगा 20 प्लस यहाँ पर लिख भी लेते हैं 20
प्लस 52 प्लस 27 प्लस 42। इसको इसकी संख्या लिख लेते हैं, ऐड करने के बाद इसकी संख्या लिख लेते हैं। तो कितनी संख्या है? 4 है। 1 2 3 4। जब पूरे को ऐड करेंगे तो क्या निकल के आएगा? इस पूरे को ऐड करने के बाद निकल के आएगा 151 अपॉन में 4। जब 151 में 4 से भाग देंगे तो निकल के आएगा 35.25। कितना आसानी से हमने एवरेज को निकाल लिया। ये सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर पूछा था M5 के लिए बल्लेबाजों का प्रति बल्लेबाज औसत रन, और इससे पहले क्या पूछा था? वहाँ पर पूछा था मैच के लिए। यहाँ पर ऐसे पूछा था कि मतलब M1 M2 M3 M4 M5 का को ऐड करना था और फिर उसको एवरेज फाइंड कर लेना था, और इसमें दे रखा था। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। इस प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न में दिया है, नीचे दी गई तालिका में एक श्रृंखला के 5 विभिन्न मैचों में 4 विभिन्न बल्लेबाज, यहाँ पर दे रखा है अलग अलग बल्लेबाज B1 B2 B3 B4 द्वारा बनाए गए रनों को दर्शाती है। यानी कि B1 के द्वारा M1 M2 M3 M4 M5, मतलब कि मैच 1 मैच 2 मैच 3 मैच 4 मैच 5 को दर्शाया गया है कि पहले मैच में कितना रन बना है, दूसरे मैच में इतना, तीसरे मैच में बनाया गया है। तो प्रश्न में क्या पूछा है कि 5 मैचों में B1 यानी कि इसकी बात कर रहा है तथा B4 यानी कि ये लास्ट B4 द्वारा बनाए गए रनों की कुल संख्या में क्या अंतर है। अंतर यानी कि डिफरेंस पूछ रहा है। यानी कि B1 का और ये B4 का औसत डिफरेंस पूछ रहा है कि कुल संख्या में कि क्या अंतर है। सॉरी, औसत रन नहीं, सिर्फ अंतर पूछ रहा है। तो कैसे इसको निकालेंगे? यहाँ पर ये पूरे को ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे, यहाँ पर पूछा है ना कि B1 और B4 तथा B4 द्वारा बनाए गए रनों की कुल संख्या यानी कि ऐड कर देना है। यानी कि B1 में 120 प्लस 95 प्लस 83 प्लस 86 प्लस 20 को ऐड करेंगे यहाँ पर, और वैसे ही इसको ऐड करेंगे B4 के लिए। तो चलिए इसको ऐड करते हैं। ये पूरे को ऐड करेंगे तो क्या निकल के आएगा? 414। और सेम इसको ऐड करेंगे 56 65 85 और 45 और 42 को, तो क्या निकल के आएगा? 293। ये पूरे को ऐड करने के बाद अब क्या पूछा है प्रश्न में? डिफरेंस पूछा है। यानी कि पहले हमने ऐड कर लिया 5 मैच, ये 5 अलग अलग मैच थे। इनको ऐड करने के बाद B1 तथा B4 द्वारा बनाए गए रनों की कुल संख्या, तो B1 द्वारा रनों की संख्या क्या है? बनाए गए रनों की संख्या 414 और B4 द्वारा बनाए गए रनों की संख्या 293। तो हमने ऐड कर लिया कुल संख्या को। तो पूछ रहा है इनके बीच का अंतर। तो अंतर कैसे निकालेंगे? 414 में से 293 को माइनस कर लेते हैं, घटा लेंगे तो क्या निकल के आएगा? 4 में से 3 को माइनस करेंगे, फिर यहाँ पर 10 में से 9 को माइनस करेंगे तो 1, और यहाँ पर 3 बचेगा, 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो 1। ये क्या है? इस प्रश्न का आंसर है। कौन सा ऑप्शन सही है? ये सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। उम्मीद है आप लोग को ये प्रश्न भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें औसत नहीं पूछा था, इसमें सिर्फ पूछा था कि B1 का जो रन है, जितना टोटल रन है, और वैसे ही B4 का जितना टोटल रन है उसको ऐड करके और दोनों का माइनस पूछा था, यानी कि दोनों का डिफरेंस पूछा था। तो 111 आ गया है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। इस प्रश्न को देखिए, ये भी 12 फरवरी 2019 में पूछा गया प्रश्न है, शिफ्ट 1 का। यानी कि मैंने आपको एक पेपर कराया था 11 फरवरी 2019 का, जो शिफ्ट 1 का पेपर था, और ये पेपर जो मैं सॉल्व करा रही हूँ 12 फरवरी 2019 का शिफ्ट 1 का पेपर सॉल्व करा रहे हैं। उसमें ये प्रश्न पूछा गया है
और सारे प्रश्न सेम ही टाइप के होते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है 19-20 का। तो इस प्रश्न को करते हैं। इसमें दिया है इतना और इतना का महत्तम समापवर्तक। तो महत्तम समापवर्तक मतलब क्या, यानी कि कॉमन नंबर जो कि इसमें भी अवेलेबल हो और इसमें भी, इन दोनों में अवेलेबल हो, HCF। तो जैसे यहाँ पर लिखते हैं 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 5 इंटू 5 के पावर 5, और इसको लिखते हैं नीचे 3 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 2 इंटू 7 के पावर 1। अब यहाँ पर कॉमन क्या है इन दोनों में, मतलब ऐसा नंबर जो यहाँ पर भी अवेलेबल हो और यहाँ पर भी हो। तो यहाँ पर देखिए 2 के पावर 3, तो यहाँ पर ना कहीं पर भी 2 नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे क्योंकि ये नहीं होगा। अब यहाँ पर देखते हैं 3 के पावर 5 कहीं पर है, 3 के पावर 5 नहीं है, लेकिन यहाँ पर 3 के पावर 1 जरूर है। यहाँ पर देखिए 3 के पावर 5 में 3 के पावर 1 भी तो आएगा ना, जैसे 3 के पावर 1 इंटू 3 के पावर 4 ऐसे लिख सकते हैं। इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 3 के पावर 1 अवेलेबल है ना, यानी कि 3 के पावर 1 यहाँ पर भी है और 3 के पावर 1 इसमें भी है। तो हमारा कॉमन नंबर क्या निकल के आया, 3 के पावर 1 निकल के आया। अब आगे देखते हैं 5 के पावर 5 है कहीं यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर नहीं है, लेकिन यहाँ पर 5 के पावर 2 जरूर है। तो 5 के पावर 2 तो इसमें भी अवेलेबल होगा, यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 के पावर 5 को, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 3। तो इसमें ये अवेलेबल है ना, तो क्या कॉमन हो जाएगा, ये 5 के पावर 2। यानी कि हमें ऐसा नंबर लेना होता है जो कि यहाँ पर भी अवेलेबल हो और इसमें भी अवेलेबल हो। अब यहाँ पर देखिए 7 के पावर 1 कहीं है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको भी छोड़ देंगे, इसको भी नहीं लेंगे, यानी कि महत्तम समापवर्तक क्या निकल के आएगा, ये। और यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन कौन सा सही है, ये लास्ट ऑप्शन, 4th ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। यानी HCF क्या निकल के आया, इन दोनों संख्याओं का HCF क्या निकल के आया, 3 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 2। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। इस प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में दिया है किसी आयताकार बगीचे की लंबाई तथा चौड़ाई इतना सेमी और इतना सेमी, यानी कि बगीचे की लंबाई 12 सेमी और चौड़ाई 9 सेमी। प्रश्न में ऐसा दे रखा है। आगे कह रहा है आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल पूछ रहा है आयताकार बगीचे का, यानी कि हमें फॉर्मूला पता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, L इंटू बी, यानी कि लंबाई गुणित चौड़ाई। ये किसका फॉर्मूला होता है, क्षेत्रफल का। और यहाँ पर डायरेक्ट दे रखा है कि लंबाई क्या होता है 12 और चौड़ाई क्या होता है 9 सेमी। तो क्या हम एरिया बराबर L इंटू बी, यानी कि लंबाई कितनी है 12 सेमी है, तो हम लिखते हैं 12 इंटू चौड़ाई क्या है 9 सेमी है, तो यहाँ पे लिखते हैं 9। तो क्षेत्रफल बराबर क्या निकल के आएगा, 12 में जब 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर निकल के आ गया। यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल पूछा था, तो ये प्रश्न आप लोग तभी सॉल्व कर पाओगे जब आप लोगों को फॉर्मूला याद होगा। तो फॉर्मूला याद करना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। एरिया बराबर होता है L इंटू बी, और यहाँ पर चौड़ाई और लंबाई ऑलरेडी दे रखा था, तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर निकल के आ गया। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। देखिए आप लोग, ये भी प्रश्न एवरेज का ही है, पढ़िए इस प्रश्न को। एक विद्यालय के 50 शिक्षकों की औसत आयु 66 वर्ष है, 66 ईयर, तथा दूसरे विद्यालय के 60 शिक्षकों का औसत आयु कितना है, 55 वर्ष है। दोनों विद्यालयों के शिक्षकों को मिलाकर औसत आयु क्या होगी। यानी कि प्रश्न में कह रहा है कि एक विद्यालय है जिसमें 50 शिक्षक हैं, अध्यापक कितने हैं 50 हैं, और उनका एवरेज कितना है 66 ईयर है। और एक दूसरा विद्यालय है जिसमें 60 शिक्षक हैं, लेकिन इनका औसत कितना है 55 वर्ष। तो पूछा है कि दोनों विद्यालयों को ऐड करने के बाद उनका औसत क्या होगा, उनका औसत आयु क्या होगी। तो इस प्रश्न को करते हैं। पहले यहाँ पे लिखते हैं, हमने बताया था आपको कि एवरेज बराबर होता है सम ऑफ डाटा
अपॉन में नंबर ऑफ डाटा। ये हमने आपको पहले के प्रश्न में, अभी मैंने जब स्टार्टिंग किया था तो वहाँ पर आपको बताया था। तो हमें सम निकालना है। अगर हमें, जैसे हमने बताया था कि एवरेज बराबर होता है कि सम ऑफ डाटा अपॉन में नंबर ऑफ डाटा। तो जब हमें डाटा का सम निकालना है, यहाँ पर लिख लेते हैं नंबर ऑफ डाटा, तो जब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या हम इसका मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, तिर्यक मल्टीप्लाई, यानी क्या इसका मल्टीप्लाई ए में कर देंगे, यानी कि एवरेज का मल्टीप्लाई नंबर से कर देंगे, नंबर ऑफ डाटा से। तो क्या निकल के आ जाएगा, सम ऑफ डाटा निकल के आ जाएगा, यानी डाटा का योग निकल के आ जाएगा। तो करते हैं इसको। यहाँ पर कितने शिक्षक हैं, 50 शिक्षक हैं, और इनका एवरेज क्या है, 60 है। औसत क्या निकल के आया है, 60 है। तो यहाँ पे लिखते हैं 66, एवरेज क्या है, 66 है, और कितने शिक्षक है, 50। तो नंबर ऑफ डाटा क्या है, डाटा की संख्या क्या है, 50 है। और हमें सम, यहाँ पर सम ऑफ डाटा, यानी कि शिक्षक का योग, शिक्षक जितने हैं 50 शिक्षक की आयु का योग नहीं पता है, यानी कि 50 शिक्षक हैं, 50 अध्यापक हैं, तो हर अध्यापक का किसी का 32, किसी का 45, किसी का 50, ऐसे होगा, कोई ना कोई एवरेज तो होगा ना। तो एवरेज एज निकालना है हमें, और एज यहाँ पर हमें नहीं पता है, तो हम क्या करते हैं कि इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 50 शिक्षकों के आयु का योग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। जब यहाँ पर 50 में 60 का मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल के आ जाएगा, सम निकल के आएगा, 50 शिक्षकों का सम निकल के आएगा, शिक्षकों के आयु का सम 3300, 3300। अब आगे प्रश्न में क्या कह रहा है, ये तो 50 शिक्षकों की आयु का सम है। आगे प्रश्न में कह रहे हैं कि दूसरे विद्यालय, यानी कि दूसरे विद्यालय में 60 शिक्षक हैं और उनकी आयु क्या है, 55 वर्ष है। यानी कि हमने आपको बताया था एवरेज बराबर होता है सम ऑफ डाटा। यहाँ पर इस फॉर्मूले को आप लोग देख पा रहे होंगे। तो हमें सम निकालना है ना, तो क्या करेंगे, सम ऑफ डाटा अपॉन में कितने शिक्षक है, 60 शिक्षक हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं 60, और ये किसका फॉर्मूला है, एवरेज का है, और इसमें एवरेज क्या दे रखा है, आयु वर्ष 55 दे रखा है। तो जब हम इसका तिर्यक गुणा करेंगे 60 में 55 का, तो क्या निकल के आएगा, यहाँ पर सम निकालेंगे तो ये भी 3300 ही निकल के आएगा। जब 55 में 60 से गुणा करेंगे तो सम क्या निकल के आएगा, 3300। तो प्रश्न ने पूछा है कि दोनों विद्यालयों के शिक्षकों को मिलाकर, यानी कि यहाँ पर 50 शिक्षक थे, पहले विद्यालय में 50 शिक्षक थे, तो उनकी आयु का योग कितना था, 3300 था, और दूसरे विद्यालय में 60 शिक्षक थे, यहाँ पर लिखा गया 60 शिक्षक थे, तो उनकी आयु का योग, माने 60 शिक्षकों के आयु का योग कितना निकल के आया, 3300। यहाँ पर भी 3300, यहाँ पर भी 3300। तो अब पूछ रहा है इनका एवरेज, इन दोनों संख्याओं का एवरेज पूछ रहा है। तो बहुत ईजी है, करते हैं इसको। इसको क्या करेंगे, जब इसका एवरेज निकालना है तो हम पहले इसको ऐड कर देंगे। औसत बराबर तो यही होता है ना कि ये दोनों डाटा को ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 636, और ये 00 हमने लगा दिया। अपॉन में क्या लिखेंगे, यहाँ पर कितने शिक्षक थे, 50, और यहाँ पर कितने शिक्षक थे, 60। तो यहाँ पे लिखते हैं 50 + 60, क्योंकि अपॉन में क्या लिखना है, नंबर ऑफ डाटा। तो हमने इसको ऐड कर देना है। तो जब 6600 बटे में 1100, सॉरी 110, तो इससे इसको कटाएंगे और 11 से 66 को कटाएंगे तो क्या निकल के आएगा, 60 वर्ष। कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप लोग यहाँ पर देखिए, लास्ट ऑप्शन, 4th ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 60 ईयर निकल के आ गया। हमने क्या किया है, चलिए इस प्रश्न को एक बार और समझा देते हैं हम आपको। इस प्रश्न में दिया था कि विद्यालय में 50 शिक्षक हैं और उनकी औसत आयु क्या है, 60 वर्ष है। तो 50 शिक्षक का जब औसत आयु 60 वर्ष है, एवरेज क्या है, 66 वर्ष है, तो हमने सम निकालना था कि 50 शिक्षक का आयु क्या होगा, यानी कि 50 शिक्षक के आयु का योग कितना है। क्योंकि यहाँ पर जब हमने 50 शिक्षकों को ऐड किया होगा, ऐड करके जब 50 से भाग दिए होंगे तभी तो औसत निकल के आया होगा 66 वर्ष। तो हमने यहाँ से क्या किया है कि 50 शिक्षकों का सम निकाल लिया है, तो निकल के आया है 3300।
ऐसे ही 60 शिक्षकों का सम निकालना था। तो यहाँ पर दे रखा है कि 60 शिक्षकों का औसत आयु कितना है, 55 वर्ष है। तो हमने यहाँ पर लिख लिया था कि 60 शिक्षकों का औसत आयु 55 वर्ष है। और औसत बराबर फॉर्मूला होता है कि सम ऑफ डाटा अपॉन में नंबर ऑफ डाटा। तो नंबर ऑफ डाटा कितना है, डाटा की संख्या कितनी है, 60 है। और यहाँ पर हमें सम ऑफ डाटा यानी कि 60 शिक्षकों के आयु का योग, सम मतलब क्या होता है, योग होता है, ऐड करना होता है। तो आयु का योग हमें नहीं पता है। तो हमने क्या किया कि हमें एवरेज पता था कि 50 शिक्षकों की आयु का औसत आयु कितना है, 55 वर्ष, और शिक्षक कितने हैं, 60 वर्ष। तो हमने सम निकालना था, तो हमने क्या किया, तिर्यक गुणा कर लिया है। तिर्यक गुणा करने के बाद इसका सम 60 शिक्षक का सम निकल के आया 3300, और यहाँ पर 50 शिक्षक का सम निकल के आया 3300। आगे प्रश्न में पूछा था कि दोनों विद्यालयों को शिक्षक को मिलाकर, दोनों विद्यालय के शिक्षक को मिलाकर औसत आयु क्या होगी। तो यहाँ पर कितने लोग थे, 3300, और यहाँ पर कितना है, 3300। मतलब कि ये 50 शिक्षकों की आयु का योग है और यहाँ पर 60 शिक्षकों की आयु का योग है। तो हमने क्या किया, इसको ऐड कर लिया। लेकिन यहाँ पर 50 शिक्षक थे और यहाँ पर 60 शिक्षक थे, तो नंबर ऑफ डाटा क्या निकल के आया, 50 + 60। तो हमने क्या किया, इसको ऐड किया तो निकल के आ गया 110। और यहाँ पर पूरे को ऐड किया है, क्योंकि डाटा को ऐड करते हैं ना, तो 6600 आया है, 6600। और अपॉन में नंबर ऑफ डाटा, तो 50 + 60 किया है तो 110। फिर हमने कटा दिया है तो निकल के आ गया 60। कौन सा ऑप्शन सही हुआ है, तो ये 4th ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न करते हैं। ये प्रश्न सिंप्लीफिकेशन का है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। 12 फरवरी 2019 शिफ्ट 1 का प्रश्न है। करिए इस प्रश्न को। सबसे पहले किसे हल करेंगे, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे 5 और 4 का, तो हो जाएगा 20। फिर यहाँ पे लिखेंगे 4 - 5, यानी कि 5 से 20 में भाग देंगे और उसका 1 में गुणा कर देंगे। तो इतने को सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा, -1/20। तो इतने की जगह पे क्या लिख सकते हैं, -1/20। इसको मिटा देते हैं। अब इतने को सॉल्व करने के बाद इतना आ गया है, और यहाँ पर दे रखा है 4 + 200, और ये भाग है तो इसको बदल देंगे तो गुणा हो जाएगा। ये 50 है तो क्या हो जाएगा, 1/50 + 3/2। ये क्या हो जाएगा, का मतलब क्या होता है, गुणा, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई का। अब इसको पूरे को सॉल्व करते हैं तो 50 से ये 200 कटेगा तो क्या आएगा, 4। और ये 4 में जब 4 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 8। और जब 3 में -1 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा -3, अपॉन में 20 में 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 40। ये पूरे को सॉल्व करेंगे तो 40 में 8 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 320। अगर एलसीएम लेते हैं यहाँ पर 40 तो हो जाएगा ये 320 - 3, तो क्या निकल के आएगा, अगर ऐसे करते हैं एलसीएम लेने के बाद 320 - 3/40। इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो निकल के आएगा 317 317/40। ये पूरे को सॉल्व करने के बाद क्या निकल के आया है, ये आंसर निकल के आया है। ये यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए एक और सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, जो आपका एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है 12 फरवरी 2019 शिफ्ट 1 का, वो भी सेम साथ में आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। यहाँ पर देखिए इस प्रश्न को, यहाँ पर दे रखा है। तो पहले हमने आपको बताया था कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, क्योंकि जब इसको सॉल्व कर लेंगे तब इसको सॉल्व करेंगे और फिर इसको। तो यहाँ पर दे रखा है कि ये जब भी नीचे हर में वैल्यू समान दी होती है, जैसे 62 यहाँ पर भी है, 62 यहाँ पर भी है, तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाली वैल्यू को जैसे दिया होता है वैसे जोड़ घटा देते हैं। जैसे कि अगर दिया रहेगा 5/4 और 7/4, इसको ऐड करना है, तो यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो जैसे हम ऐड करते हैं 5 और 7 क्या होता है, 12। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 12/4। अगर यहाँ पर लिखा रहेगा 5/4 - 1/4, तो हमें पता है कि नीचे की वैल्यू समान है, हर की वैल्यू समान है, तो क्या करते हैं, ऊपर में से ये घटा देते हैं। तो 5 में से 1 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 4/4। पूरे को भाग देंगे तो निकल के आएगा 1। ऐसे ही इस प्रश्न में यहाँ पर देखिए -16/62
और प्लस 11/62 दिया है। तो क्या निकल के आएगा 2/5, और ये 16 में से 11 जाएगा तो निकल के आएगा -5/62। क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है तो क्या होगा, घटा देंगे और बड़े वाले का चिन्ह लगा देंगे। अब आगे यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो यहाँ पर ये का है तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे गुणा, और जब 6 में 5 का गुणा करेंगे तो क्या होगा 30, और 1 को ऐड कर देंगे तो निकल के आ जाएगा 31, 31/5। जब फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो निकल के आएगा 31/5। यानी कि मिक्स फ्रैक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं, सही बटा या फिर मिश्रित भिन्न, और ये तो है ही फ्रैक्शन, और ये गुणते 5/6। अब ये पूरे को सॉल्व कर देंगे, पूरे को सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा। यहाँ पर ये भी ब्रैकेट पूरा सॉल्व करना था ना, यहाँ पर ये सॉल्व नहीं हुआ है, अभी तो सिर्फ हमने घटाया है 16/62 में से 11/62 को घटाया है तो निकल के आया है -5/62। अभी ये तो सॉल्व करना बाकी है ना, तो इसको जब सॉल्व करेंगे इसको इतने को, तो लघुत्तम क्या होगा, लघुत्तम क्या निकल के आएगा, 62 में 5 का गुणा करेंगे तो ऐसे लिख लेते हैं 62 गुणते 5, और ये 5 से 5 कट जाएगा भाग देने पर, तो 62 का 2 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 124, माइनस 62 से 62 कट जाएगा भाग देने पर, तो 5 में 5 का गुणा करेंगे तो क्या होगा 25। ये पूरे को सॉल्व कर देंगे तो 124 में से 25 को माइनस करेंगे तो निकल के आएगा 99। 124 में से 25 को माइनस करेंगे तो निकल के आएगा 99, और बटे में 62 में 5 का गुणा करेंगे तो हमने गुणा नहीं करा भी, 62 गुणते 5 ऐसे लिख लेते हैं। तो ये पूरे को सॉल्व करने के बाद क्या आया है, पूरे को सॉल्व करने के बाद निकल के आया है 99 बटे में 62 गुणते 5। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे इसके स्थान पे इसकी जगह पे इसको लिख लेते हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं गुणते। अब तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना, ये पूरा सॉल्व हो गया है, इसकी जगह पे इतना आ गया है, तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं इतने को लिख सकते हैं, तो लिखेंगे 5/6 और यहाँ पर 31/5 है। अब ये 5 से 5 कट जाएगा, और यहाँ पे आप लोग देखो 31 से 62 भी कट रहा है तो 2 बार में। ऐसे जब भी प्रश्न दिया होता है तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी से कट रहा होता है। अभी मल्टीप्लाई कर देते तो फिर से ही 31 से कटाना पड़ता, और हमें यहाँ से पता चल गया है कि 31 का गुणक है 62, तो हमने ईजिली कटा लिया। अब ये 3 से कट रहा है 99 और 3 से कट रहा है 6, तो कटाएंगे, ये 2 बार में कट जाएगा 3 से, और ये 33 बार में। अब क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। गुणा करने पर आंसर निकल के आता है यहाँ पर ये 33 है, क्योंकि सब ऊपर का यहाँ पर कट गया है, तो क्या बचा है 33, तो यहाँ पे लिखते हैं 33, और नीचे क्या बचा है 2, ये 2 और ये 5, तो जब तीनों का गुणा करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा 20। 5 में 2 का गुणा करेंगे 10, 10 का 2 में करेंगे 20, तो निकल के आ गया 33/20। ये इस प्रश्न का आंसर है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 33/20। ये आप लोग देख पा रहे हो, ये सही है। तो 2 प्रश्न थे सिंप्लीफिकेशन के। अगला प्रश्न करते हैं। ये प्रश्न प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड है। चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में दिया है एक किताब के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात इतना दे रखा है, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात दिया है, तो विक्रय मूल्य को किससे लिखेंगे, विक्रय मूल्य को एसपी से और क्रय मूल्य को सीपी से, यानी कि सीपी कॉस्ट प्राइस हो गया क्रय मूल्य, और एसपी विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य 3 और क्रय मूल्य 4। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे कि आप कोई वस्तु को 5 रुपये में खरीद के लाते हैं और 3 रुपये में बेच देते हैं। अगर आप खरीदते 5 में हैं और बेचेंगे 3 में, तो हानि कितने की हुई,
₹2 की हानि हुई, ₹5 का खरीदेंगे, ₹3 में बेचेंगे तो आपको ₹2 की हानि हुई है। सेम वैसे ही यहाँ पे कह रहा है कि क्रय मूल्य कितना है, ₹4 है। अगर मान लें कि ये रुपए है तो क्रय मूल्य ₹4 है और इसको बेचा गया है, यानी विक्रय मूल्य कितना हुआ, ₹3 हुआ। हानि कितने की हुई, ₹1 की हुई। तो इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हानि कितने की हो रही है, 1 की हो रही है। और हमने बताया था कि फॉर्मूला क्या होता है, लाभ बटे में सीपी होता है और गुणते 100 होता है। अगर लाभ नहीं हो रहा, हानि हो रहा है, तो हानि बटे में भी सीपी लिखते हैं और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, हानि हो रहा है, 1 की हानि हो रही है, तो हम बटे में क्या लिखेंगे, 1 की हानि हो रही है, तो यहाँ पे लिखते हैं 1 और बटे में सीपी को लिखेंगे, तो सीपी क्या है, 4 है, तो इसको लिखते हैं 4 और 100 से गुणा कर देते हैं। हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि बटे में क्रय मूल्य गुणते 100। तो 100 में जब 4 से भाग देंगे तो निकल के आएगा 25%। ये 25% हानि हुआ है कि लाभ हुआ है, हानि हुआ है, 25% की हानि हुई है, क्योंकि यहाँ पर 1 की हानि हो रही है ना। 4 में खरीद के लाते हैं वस्तु को और ₹3 में बेच देते हैं, तो 1 की हानि हो रही है, तो कितने परसेंट की हानि हो रही है, तो 1 को हमने परसेंट में कन्वर्ट कर दिया तो आ गया 25%। ये इस प्रश्न का आंसर है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न करते हैं। इस प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न में दिया है, एक राशि साधारण ब्याज की दर से 15 वर्षों में स्वयं का 14 गुना हो जाता है। यानी कि कोई राशि है, अगर x है, कोई राशि है x, यानी कि मूलधन जिसको कहते हैं, ये स्वयं का 15 वर्षों में क्या हो जाता है, 14 गुना हो जाता है, यानी कि 14x हो जाता है। यानी कि ये राशि अगर हम 2 मान लेते हैं तो 14 गुना, अपने आप का 14 गुना क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। कितने दिनों में, कितने वर्षों में, 15 वर्षों में। अगर यहाँ पे हम राशि 1 मानते हैं तो 14 गुना अपने आप का 14 गुना क्या हो जाएगा, 1 का 14 गुना 14 हो जाएगा। और ये राशि कितने वर्षों में अपने आप का 14 गुना होती है, तो 15 वर्षों में। तो हम इस प्रश्न को वैसे ही करेंगे। यहाँ पर दे रखे कि एक राशि साधारण ब्याज की दर से 15 वर्षों में स्वयं का 14 गुना हो जाती है। यानी मानते हैं कि एक राशि क्या है, एक है, एक यूनिट है, वो अपने आप का 14 गुना हो जाती है। 14 यूनिट कितने वर्षों में, 15 ईयर में। यहाँ पर प्रश्न में दे रखा है कि 15 वर्षों में स्वयं का 14 गुना हो जाती है, तो हमने मान लिया कि कोई मूलधन 1 यूनिट है और वो 14 यूनिट हो जाता है 15 वर्ष में। तो कितने वर्षों में राशि स्वयं का 92 गुना हो जाएगा। स्वयं का 92 गुना पूछ रहा है, प्रश्न में यही पूछा है कि कितने वर्षों में स्वयं का 92 गुना होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 1 यूनिट से 14 यूनिट कितने का डिफरेंस है, 13 यूनिट का। यहाँ पर 13 यूनिट बढ़ा है, मतलब कि कोई राशि क्या था, 1 यूनिट था और अपने आप का ये 14 गुना हो गया है, तो कितना बढ़ा है, 13 यूनिट बढ़ा है। और 13 यूनिट कितने वर्ष में बढ़ा है, 15 ईयर में बढ़ा है। तो 13 यूनिट बराबर, अगर हम इसको इक्वल कर लें कि 13 यूनिट बढ़ा है 15 वर्षों में, 15 वर्ष में, तो 1 यूनिट बराबर क्या होगा, 15/13 हो जाएगा। 15/13 होगा ना। प्रश्न में पूछा है कि कितने वर्षों में राशि स्वयं का 92 गुना होगा, स्वयं का 92 गुना। तो हम मान लें कि यहाँ से ये 92 गुना हो जाता है, यानी राशि क्या था, 1 यूनिट था और ये 92 यूनिट हो जाता है, ऐसा प्रश्न में दिया है। तो कितने यूनिट बढ़ा, 1 यूनिट से 92 यूनिट हुआ, तो कितने यूनिट बढ़ा है, यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ से ये कितना बढ़ा है, 91 यूनिट बढ़ा है। मतलब ये 1 यूनिट था और अपने आप का ये 92 यूनिट पूछा है कि कितने वर्षों में 92 यूनिट हो जाएगा, तो यहाँ से 91 यूनिट बढ़ा है। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 91 यूनिट की। तो 1 यूनिट बराबर क्या है, 15/13। तो 91 यूनिट बराबर क्या होगा, 91 गुणते 15/13। अब क्या करेंगे, ये 13 से 91 कट जाएगा 7 बार में। अब क्या करेंगे, इस 7 का 15 में गुणा कर देंगे, तो क्या निकल के आ जाएगा, 105। 105 ईयर, 105 वर्ष, ये इस प्रश्न का आंसर है। यानी कि राशि अपने आप का 92 गुना तब होगी 105 वर्षों में अपने आप का 92 गुना हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा, 105।
यानी कि ये राशि एक यूनिट 105 वर्ष में अपने आप का 92 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। ये टाइम एंड वर्क का प्रश्न है, टाइम एंड वर्क से रिलेटेड चैप्टर का। इस प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न में दिया है सी अकेला कार्य 20 दिन में पूरा कर सकता है तथा डी अकेला सामान्य कार्य 30 दिन में पूरा कर सकता है तथा सी और डी दोनों मिलकर सामान्य कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी सी है और ये डी, सी किसी कार्य को 20 दिन में कंप्लीट करता है और जो कार्य ये 20 दिन में कंप्लीट करता है सेम उसी कार्य को डी 30 दिन में कंप्लीट करता है। कितने दिन में? 30 दिन में। ये क्या है? डे है, डे। तो अगर हमें पता करना हो कि टोटल वर्क क्या है, तो हमने क्या बताया था आपको कि टोटल काम पता करना हो तो हम इसका और इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो 20 और 30 का एलसीएम क्या होगा? 60। ये क्या निकल के आ गया? टोटल वर्क है, टोटल काम है। यानी 60 काम को सी 20 दिन में करता है और 60 काम को डी 30 दिन में कंप्लीट करता है। तो इनकी इफिशियंसी क्या होगी, इनकी कार्य क्षमता क्या होगी? यानी पर डे काम कितने दिन में कर लेंगे, पर डे एक दिन में कितने काम कर लेंगे। तो जब 60 में 20 से भाग देंगे तो क्या निकल के आएगा? 3। और 60 में 30 से भाग देंगे तो क्या निकल के आएगा? 2। ये क्या निकल के आया है? इन दोनों की इफिशियंसी यानी कार्य क्षमता। यानी सी एक दिन में 3 काम करता है, सी एक दिन में 3 काम करता है तो 20 दिन में कितने काम करेगा? 60 काम करेगा। वैसे ही डी का कार्य क्षमता है कि डी एक दिन में 2 काम कर लेता है तो 30 दिन में कितने काम करेगा? 60 काम करेगा। हम क्या करेंगे? इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। जब इससे भाग दे देंगे, इसमें 60 में 20 से भाग दे देंगे तो इफिशियंसी निकल के आ जाएगी यानी कार्य क्षमता। यानी एक दिन में सी कितना काम करेगा, एक दिन में डी कितना कार्य करेगा। प्रश्न में पूछा है कि सी तथा डी दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। अगर एक दिन में ये कितना काम करता है? 3 काम करता है और डी एक दिन में 2 काम करता है। अगर ये दोनों मिल जाए, सी और डी दोनों मिल जाए तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 3 + 2 यानी 5 काम करेंगे। सी अगर अकेले 3 दिन में यानी कि एक दिन में 3 काम करता है और डी अकेले एक दिन में 2 काम करता है तो दोनों मिलके कितना काम करेंगे? एक दिन में 5 काम करेंगे। तो टोटल काम कितना है? 60 काम है। टोटल वर्क कितना है? 60 है। यानी अगर हमें दिन निकालना हो यानी समय फाइंड करना हो तो क्या लिखेंगे? टोटल वर्क बटे में इफिशियंसी। तो टोटल वर्क क्या है? 60 है तो हम यहाँ पे लिखते हैं 60। और प्रश्न में पूछा है कि सी तथा डी दोनों मिलकर सामान्य कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो इनकी इफिशियंसी क्या है? 5 है। दोनों की इफिशियंसी अगर मिला दी जाए तो इफिशियंसी कितनी होगी? 5 हो गई। तो 5 में 12, 60 में 5 से भाग देंगे तो क्या निकल के आएगा? 12 दिन। यानी सी और डी मिलके 60 काम को 12 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। दोनों मिलके 60 काम को 12 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं, इसी टाइप का है। मैंने आपको बोला था अभी कि जितने प्रश्न का जो 12 फरवरी 2019 का जो मैंने पेपर आप लोग को सॉल्व कराया है, इसमें जितने भी प्रश्न एक टाइप के थे, जैसे कि प्रॉफिट लॉस का था तो मैंने उसको एक जगह ले लिया, जो ग्राफ वाले प्रश्न थे या एवरेज वाले प्रश्न थे मैंने उसको एक जगह ले लिया है, ताकि आप लोग को देखोगे सॉल्व करोगे तो आप लोगों के लिए ईजी होगा समझने के लिए। तो टाइम एंड वर्क का जो और भी प्रश्न है उसको भी मैं करा देती हूँ, क्योंकि एक साथ करने में समझ में आता है कि आप लोग समझ पाते हो उस चीज़ को बेहतर तरीके से। चलिए करते हैं अगला प्रश्न। इस प्रश्न में दिया है विवेक, देव तथा ललित अकेले एक कार्य को 10 दिन, 15 दिन तथा 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी विवेक को मैं वी से लिख लेती हूँ, देव को डी से और ललित को एल से। तो विवेक 10 दिन में काम कंप्लीट करता है, कोई भी काम, और जो काम ये 10 दिन में करता है उसी काम को देव कितने दिन में करता है? 15 दिन में। और सेम काम को ललित कितने दिन में करता है? 20 दिन में। तो यहाँ पे लिखते हैं 20। अब हमें क्या पता करना है? टोटल वर्क क्या है, जो कि हमें नहीं पता है। तो हम क्या करते हैं, ऐसा नंबर ले लेते हैं जो कि इन तीनों से कट जाएगा। तो वो नंबर हम क्या ले लेते हैं? इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो ये तीनों से कट जाएगा।
तो एलसीएम क्या होगा, 10, 15 और 20 का 60। ये क्या निकल के आ गया, टोटल वर्क। यानी कि 60 काम को विवेक 10 दिन में करता है और 60 काम को ही देव 15 दिन में करता है और ललित 60 काम को कितने दिन में करता है, 20 दिन में करता है। तो अगर हम इफिशियंसी यहाँ से निकालना चाहेंगे तो निकाल लेंगे। 60 में 10 से भाग देंगे तो क्या निकल के आएगा, 6। 15 से भाग देंगे 60 में तो क्या निकल के आएगा, 4। और 20 से जब भाग देंगे 60 में तो क्या निकल के आएगा, 3। यानी विवेक एक दिन में कितने काम करता है, 6। देव एक दिन में कितने काम करता है, 4। और ललित एक दिन में कितने काम करता है, 3। यानी कि इन तीनों की कार्य क्षमता निकल के आ गई, इन तीनों की इफिशियंसी निकल के आ गई कि एक दिन में ये 6 काम करता है तो 10 दिन में 60 काम कर लेगा। प्रश्न में क्या पूछा है, प्रश्न में पूछा है कि विवेक तथा देव मिलकर सामान्य कार्य को, यानी विवेक और ललित, यहाँ पर दे रखा है विवेक तथा देव, यहाँ पर देव दे रखा है, ललित नहीं, विवेक तथा देव मिलकर सामान्य कार्य का आधा, यानी कि सामान्य कार्य क्या है, 60 काम है तो इस कार्य का आधा क्या होगा, 30 काम होगा। 60 का आधा क्या होगा, 30 होगा। 60 में जब हम 2 से भाग देंगे तो क्या निकल के आएगा, 30 निकल के आएगा। तो कह रहा है कि विवेक तथा देव मिलकर सामान्य कार्य का आधा काम कितने दिन में करेंगे। तो विवेक और देव क्या हो गया, विवेक की इफिशियंसी क्या है, 6 है और देव की इफिशियंसी क्या है, 4 है। तो इसे ऐड करेंगे, 6 + 4 बराबर क्या निकल के आएगा, 10। यानी अगर विवेक एक दिन में 6 काम करता है, देव एक दिन में 4 काम करता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितने काम करेंगे, 6 और 4 10 काम करेंगे। अगर दोनों मिल जाए तो एक दिन में कितने काम खत्म कर लेंगे, 10 काम खत्म कर लेंगे। तो विवेक तथा देव मिलकर सामान्य कार्य का, तो सामान्य कार्य क्या है, 60 है और इसका आधा, 60 का आधा क्या होगा, 30 होगा। 30 काम को ये दोनों मिलके विवेक और देव कितने दिन में खत्म कर लेंगे। तो इनकी इफिशियंसी क्या है, 10 है। तो हम क्या करते हैं, 30 को 10 से भाग दे देते हैं तो क्या निकल के आता है, 3 दिन। ये कटेगा तो क्या निकल के आएगा, 3 दिन। ये 30 कहाँ से आया है, प्रश्न में दिया है कि सामान्य कार्य का आधा, जो हमने कार्य माना है उसका आधा काम, तो उसका आधा 30 ले लिया है। और इन दोनों की इफिशियंसी प्रश्न में दिया था विवेक तथा देव मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो 3 दिन में। इस प्रश्न का आंसर क्या निकल के आएगा, 3 दिन में। ऑप्शन ए ये सही है। ये अनुपात का क्वेश्चन है, रेशियो का। प्रश्न में दिया है A/B = इतना, तो A/B रेशियो B/A की वैल्यू, यानी कि अनुपात क्या होगा, इनका अनुपात पूछ रहा है। तो हमें पता है कि A की वैल्यू क्या है, यहाँ से A की वैल्यू क्या निकाल दे रखा है, 4। यहाँ पर A की वैल्यू क्या दे रखा है, 4, और B की वैल्यू क्या है, 5। प्रश्न में ऑलरेडी दे रखा है तो हम इसमें क्या करते हैं, वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखा है A/B रेशियो B/A। तो A की जगह पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 4 लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 4, और B की जगह पे क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखो B की जगह पे क्या है, 5, तो यहाँ पे लिखते हैं 5। सेम यहाँ पर B की जगह पे 5 और A की जगह पे 4। ये क्या था, रेशियो था, ये रेशियो था, तो 5/4। प्रश्न में पूछा है कि अनुपात क्या होगा, यानी कि रेशियो पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे। तो क्या निकल के आ जाएगा, 16 रेशियो 5 में जब 5 का गुणा करेंगे तो 25। इस प्रश्न का आंसर यही है। कुछ भी नहीं करना था, यहाँ पे वैल्यू को रखना था जो कि प्रश्न में ऑलरेडी दे रखा था। मैंने वैल्यू को पुट किया है, उसके बाद तिर्यक गुणा कर दिया है रेशियो निकालने के लिए, क्योंकि ये वैल्यू फ्रैक्शन में था। जब भी ऐसे दिया रहता है कि A/B = C/D, तो क्या करते हैं, यहाँ पर जब इसका रेशियो निकालना होता है, तो क्या करते हैं, तिर्यक मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा AD रेशियो BC, ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो सेम मैंने यहाँ पर भी वही किया है। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं, ये भी रेशियो का ही प्रश्न है। देखिए इस प्रश्न को, यदि A/B/C = कितना है, इतना, तो 1/A रेशियो 1/B रेशियो
1/c का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर दे रखा है ABC का रेशियो इतना, तो हमें क्या करना है कि इसमें वैल्यू को पुट करना है। तो 1/a की जगह पे क्या लिखते हैं, 4 को, तो लिखते हैं 4 रेशियो b की जगह पे 1/b है ना, तो b की जगह पे क्या लिखेंगे, 5 को, 1/5 रेशियो 1/ क्या है यहाँ पे c है, तो c की जगह पे क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए c की जगह पे 6 दिया हुआ है, तो लिखते हैं 6। अब प्रश्न में क्या पूछा है, इसकी वैल्यू को पूछा है, इसकी वैल्यू को पूछा है 1/a रेशियो 1/b रेशियो 1/c का अनुपात क्या होगा। तो जब इसको हम फाइंड करेंगे, इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या करेंगे कि इसका और इसका एलसीएम ले लेते हैं। जब एलसीएम लेंगे तो क्या निकल के आएगा, 4, 5 और 6 का एलसीएम क्या निकल के आएगा, 60 निकल के आएगा एलसीएम। जब 1/4 से मतलब 4 से जब 60 में भाग देंगे तो क्या निकल के आएगा, इधर 15। जब 5 से 60 में भाग देंगे तो क्या निकल के आएगा, 12। और जब 6 से 60 में भाग देंगे तो क्या निकल के आएगा, 10। ये क्या है, रेशियो में कन्वर्ट हो गया, मतलब इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो यही आंसर है, कौन सा ऑप्शन सही है, 15 रेशियो 12 रेशियो 10। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। हमने कैसे किया, सबसे पहले हमने क्या किया है कि यहाँ पर इसकी वैल्यू को पुट कर दिया है, b की वैल्यू को यहाँ पे और c की वैल्यू को यहाँ पे पुट करने के बाद इस फॉर्म में आ गया है। इस फॉर्म में अब हमको जब इस फॉर्म से अनुपात में कन्वर्ट करना है, जैसे कि 1/b रेशियो 1/c, तो हम क्या करते थे, इसको अनुपात में कन्वर्ट करना है तो क्या करते थे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते थे और इसका इसमें मल्टीप्लाई करते थे, तो निकल के आ जाता था b रेशियो c, निकल के आता था b रेशियो c। लेकिन वही जब ऐसे करना होगा, यहाँ पर मान लो d है और इसको रेशियो में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, BCD एलसीएम ले लेंगे, तीनों का एलसीएम ले लेंगे, जो इससे भी कट जाए, इससे भी कट जाए और इससे भी कट जाए, ऐसा नंबर लेंगे जो तीनों से कट जाए। तो हम क्या करेंगे, इसका गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा BCD, तो फिर B से भाग देंगे तो निकल के आएगा CD, जब C से भाग देंगे तो निकल के आएगा BD, और जब D से भाग देंगे तो निकल के आएगा BC। यानी तीनों का गुणा किया है तो क्या निकल के आया है, BCD। और जब हमने B से भाग दिया है तो B से B कट गया है, बचा है CD, तो हमने CD लिख दिया है यहाँ पे। फिर C से भाग दिया है तो C से C कट गया है, बचा है BD, तो हमने यहाँ पे BD लिख दिया है। फिर जब D से भाग दिया है इसमें तो D कट गया है, बचा है BC, तो हमने यहाँ पे BC लिख दिया है। और ये क्या था, एलसीएम था, ये तीनों संख्याओं का एलसीएम था, तो इसमें हमने तीनों का गुणा कर दिया है। और इसमें जब हमने एलसीएम लिया है 4, 5, 6 का, तो कितना निकल गया है, 60। अब 60 से जब 4 में भाग देते हैं, 60 को 4 से भाग देते हैं तो निकल के आता है 15। जब 60 को 5 से भाग देते हैं तो निकल के आता है 12, और जब 60 को 6 से भाग देते हैं तो निकल के आता है 10। यानी कि इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है, तो ये आपका आंसर है। ये नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। इस प्रश्न को देखिए, टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड प्रश्न है, समय और दूरी का क्वेश्चन है। प्रश्न में दिया है कि अनिल 35 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने दफ्तर जाता है। स्पीड क्या है, 35 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से अपने दफ्तर जाता है तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने घर वापस आता है। यानी कि ऐसे ले लेते हैं, ये क्या है, टोटल डिस्टेंस है। यहाँ ये क्या हो गया, होम हो गया, और ये हो गया दफ्तर। यहाँ से जब ये जाता है, घर से दफ्तर जाता है, तो स्पीड क्या होती है, 35 किलोमीटर प्रति घंटा। और जब दफ्तर से घर वापस आता है तो स्पीड क्या हो जाती है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने घर वापस लौटता है। तो घर वापस कैसे लौटता है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि ये स्पीड अलग है, जाने की और आने की स्पीड अलग है।
तो प्रश्न ने पूछा है कि जाने में और आने में टोटल कितना समय लगता है, 39 घंटे लगते हैं, 39 घंटे लगते हैं। और बोल रखा है यहाँ पर कि टोटल डिस्टेंस बताओ, यानी कि घर से, यहाँ पर लिखा है तो दफ्तर तथा घर के मध्य की दूरी बताओ, यानी कि घर से दफ्तर की या दफ्तर से घर की बीच की दूरी बताओ। तो हमने आपको बताया था, ऐसे प्रश्न को करने के लिए फॉर्मूला बताया था जब 2019 11 फरवरी 2019 का जब पेपर 1 सॉल्व कराया था, शिफ्ट 1 का पेपर सॉल्व कराया था, तो उसमें हमने आपको ऐसे प्रश्न कराए हुए हैं। उस पेपर को भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो इस प्रश्न को करते हैं। हमने आपको फॉर्मूला क्या बताया था इस प्रश्न के लिए कि जब भी जाने के लिए स्पीड अलग और आने के लिए स्पीड अलग दे रखा हो, दो अलग अलग स्पीड दे रखा हो और टोटल आने और जाने का समय दे रखा हो। जैसे यहाँ पर कुल 39 घंटे दे रखे हैं, यानी कि जाने में जो समय लगता है और घर वापस आने में जो समय लगता है टोटल 39 घंटे दिया हो, तो क्या करते हैं, मध्य दूरी निकालते हैं, बीच की दूरी निकालनी हो तो क्या करते हैं, डिस्टेंस बराबर स्पीड, दोनों स्पीड का आपस में गुणा कर देते हैं, दोनों चाल का आपस में गुणा करके दोनों चाल को ऐड कर देते हैं, स्पीड 1 और स्पीड 2, यानी 35 को और 30 को ऐड कर देंगे। और गुणा किससे करते हैं, टाइम से, जो जाने और आने में समय लगा है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है, ये इस प्रश्न का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में ये रखते हैं, ये वैल्यू को रखते हैं, यानी कि स्पीड 1 क्या है, 35 है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 35, और स्पीड 2 यानी कि दूसरी चाल क्या है, 30 किलोमीटर है, तो लिखते हैं गुणित 30 बटे में क्या होगा, S1 प्लस S2, मानी स्पीड 1 और स्पीड 2, यानी कि 35 प्लस 30, और गुणा किससे करेंगे, 39 से, 39 से गुणा करेंगे क्योंकि टोटल टाइम यही दिया हुआ है। इसे ऐड करते हैं, ऐड करेंगे 35 और 30 को तो क्या हो जाएगा, 65 हो जाएगा। यहाँ पे लिखते हैं बटे में 65 और ऊपर क्या है 35 गुणित 30, और यहाँ पे 39 तो ऑलरेडी है, तो ये क्या होगा, 13 से कटेगा, ये 3 बार में कटेगा और ये 5 बार में कटेगा, और 5 से ये भी कटेगा, ये 7 बार में, 5 से ये कटा, और जब 30 में 7 का गुणा करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 21, यानी कि 210 गुणित 3, यानी कि इसका गुणा करेंगे और 30 का गुणा करेंगे और 3 का, तो 30 में जब हमने 7 का गुणा किया तो निकल के आ गया 210 गुणित 3, करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 630। ये क्या है, इस प्रश्न का आंसर निकल के आ गया 630 किलोमीटर होगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। यदि एक व्यक्ति 30 मीटर प्रति सेकंड की गति से एक कार चला रहा है तो व्यक्ति 1620 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा, यानी कि क्या पूछ रहा है, समय पूछ रहा है। तो ये यहाँ पर क्या दे रखा है, 30 मीटर प्रति सेकंड, तो इसको कैसे किस में चेंज करेंगे, किलोमीटर में। तो किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 18/5 से गुणा करते हैं। 18/5 से हमने आपको बताया था कि जब मीटर से किलोमीटर में, मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति सेकंड में जाएंगे, प्रति घंटे में जाएंगे तो ऊपर वाली वैल्यू अधिक होती है, यानी कि कम में से जब अधिक में कन्वर्ट करेंगे तो ऊपर वाली वैल्यू अधिक होगी। तो मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में जाएंगे तो ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी, अधिक होगी, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड कम है और किलोमीटर प्रति घंटे ज़्यादा है। अब इसको कन्वर्ट करेंगे स्पीड को तो ये कट जाएगा, तो 18 में 6 का गुणा करेंगे तो निकल के आएगा 108 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी कि इसको हमने किलोमीटर में चेंज कर दिया। कैसे चेंज किया है, 18/5 का गुणा करके। 18/5 क्यों, क्योंकि किलोमीटर में बदल रहे हैं तो ऊपर 18 होगा। अगर 30 को अगर 30 किलोमीटर प्रति घंटे होता तो इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलना होता तो ऊपर वाली वैल्यू 5 लिखते और बटे में 18 लिखते, क्योंकि किलोमीटर से मीटर में जाएंगे तो ऊपर वाली वैल्यू को कम लिखेंगे, कम में जाएंगे तो कम लिखेंगे ऊपर वाली वैल्यू को, हमेशा आप लोग ये याद रखिएगा। तो ये क्या निकल के आया है, स्पीड निकल के आया 108 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ पर डिस्टेंस दे रखा है 1620 किलोमीटर, हमसे समय पूछा है। तो टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर यहाँ पर लिख लेते हैं ऐसे, समय
समय इक्वल टू होता है दूरी, दूरी क्या है 1620, तो यहाँ पे लिखते हैं 1620 और बटे में चाल, तो चाल क्या है 108 किलोमीटर, तो अपॉन में लिखते हैं 108। तो जब दूरी बटे समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, तो इसको जब कटाएंगे तो क्या निकल के आएगा 15। 1620 में 18 से 108 से भाग देंगे तो निकल के आएगा 15 घंटे। ये करेक्ट आंसर है, ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। ऐसे प्रश्न भी हमने आपको पिछले क्लास में कराए रखे हैं। प्रश्न में दिया, नीचे दिया गया डेटा उन व्यक्तियों की संख्या को दर्शाता है जिन्होंने एक निश्चित राशि की बचत की है। यानी कि यहाँ पर व्यक्तियों की संख्या, ये व्यक्तियों की संख्या को दर्शाता है और ये इनकी सेविंग को रुपए में। तो व्यक्ति कितना है, एक है यहाँ पे, और इसने सेविंग किया है 5 रुपए की। यहाँ पर व्यक्ति कितने हैं 3, सेविंग किया है 15। तो सेम वैसे ही यहाँ पर पूछ रखा है प्रश्न में। यहाँ पर आप लोग देखिए नीचे प्रश्न में क्या पूछा है कि दिए गए डेटा का बहुलक क्या है, बहुलक पूछा है। तो इसमें पूछा है बहुलक पूछा है। बहुलक का मतलब हमने आपको क्या बताया था, बहुलक का मतलब होता है, आपको शब्द से ही क्लियर होता होगा कि जो संख्या बहुत बार आई हैं, जो सबसे ज़्यादा बार आई हैं, मतलब कि ये पूरे डाटा में जो संख्या जो बहुत बार आई हैं, जो सबसे ज़्यादा बार आई हैं, जिनकी संख्या सबसे अधिक है, वो इस संख्या का मतलब इस प्रश्न का आंसर होगा। तो इसमें देखिए व्यक्तियों की संख्या इसमें 1 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें सबसे अधिक है, और बाकी इसमें 2 है, यानी कि इससे सारे कम ही है, 4 सबसे अधिक है। तो दिए गए डेटा का बहुलक क्या होगा, यहाँ पर 20। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, थर्ड ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें आप लोग देखो व्यक्तियों की संख्या क्या है 4 है, यानी ये सबसे अधिक है, इसकी संख्या सबसे अधिक है। हमने बहुलक का मतलब आपको बताया था कि जो सबसे ज़्यादा बार आए उसी को हम बहुलक कहते हैं। तो यहाँ पर 4 है और ये 20 की सेविंग कर रहे हैं, तो ये करेक्ट आंसर होगा। दिए गए डेटा का बहुलक क्या है 20 है, 20 रुपये। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। ये प्रश्न देखिए, 3200 रुपये की एक राशि 20% की वार्षिक दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज, और यहाँ पर दे रखा है कि ब्याज का संयोजक वार्षिक किया गया है। तो साधारण ब्याज मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के मध्य का अंतर, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट जिसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, और माइनस साधारण ब्याज यानी कि SI सिंपल इंटरेस्ट, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है और साधारण ब्याज कितना है। तो SI तो निकाल लेंगे। SI का फॉर्मूला होता है कि मूलधन गुणते दर गुणते समय बटे में 100, ऐसे निकाल लेते हैं। P मतलब होता है मूलधन, R मतलब दर और T मतलब होता है समय। लेकिन CI को कैसे निकालेंगे, तो पहले हम आपको ये प्रश्न को समझा देते हैं। अगर आप किसी से 1000 रुपये लेते हैं, पहले CI क्या होता है SI क्या होता है दोनों बात हम आपको क्लियर कर लेते हैं। अगर किसी से आप 1000 रुपये लेते हैं 20% की दर से, मतलब आप उससे 1000 रुपये लेते हैं, जब उसको 1 साल के लिए आप रुपये लेके जाते हैं, तो जब आप उसको रिटर्न करते हैं तो 1000 रुपये तो उसका रिटर्न करते ही करते हैं, लेकिन साथ में आप उसको 1000 का 20% भी रिटर्न करते हैं। तो 20% का मतलब क्या होगा 1/5 होगा। तो इसका 5वां हिस्सा रिटर्न करते हैं, तो ये कटेगा तो आएगा 200। यानी आप किसी से ले गए थे 1000 रुपये, लेकिन 1 साल बाद जब आप रिटर्न करते हैं तो उसे क्या रिटर्न करते हैं 1000 तो रिटर्न करते हैं, ये क्या होता है मूलधन, और साथ में 200 रुपये ये जो निकल के आया है ब्याज, इसे भी आप रिटर्न करते हैं, यानी कि टोटल आप उसे 1200 रुपये रिटर्न करते हैं। कब 1 साल में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि 2 साल में आपको रिटर्न करना है, अगर आप पैसे 2 साल के लिए लेके जाते हैं तो आप 1000 तो रिटर्न करेंगे ही करेंगे, लेकिन 1 साल का ब्याज क्या है 200 है, फिर अगले साल का ब्याज क्या होगा वो भी 200 होगा। तो टोटल आप कितना 2 साल में उसको पैसे रिटर्न करेंगे 1400 रुपये रिटर्न करेंगे। यानी कि 1000 आपका मूलधन जो कि आप लेके गए थे, लेकिन 1 साल में आपका 20% से
आप 20% से उससे पैसे लेके गए हैं तो रिटर्न करेंगे तो उसका 20% उसको देंगे, तो उसे 200 रुपये देंगे एक साल में, दूसरे साल में भी 200 रुपये देंगे, तो टोटल पैसा कितना हो जाएगा 1400। इसको कहते हैं 200 जो निकल के आता है इसको कहते हैं साधारण ब्याज, एक साल में फिर दूसरे साल में 200। लेकिन CI क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, उसको भी हम आपको बता देते हैं। अगर आप किसी से पैसे लेके जाते हैं, 1000 रुपये लेके जाते हैं, आपको SI का मतलब समझा दिया है हमने कि पहले साल आप 200 रुपये ब्याज देते हैं तो दूसरे साल भी आपको 200 रुपये ही ब्याज देना पड़ेगा, ऐसे ही तीसरे साल भी 200 रुपये ब्याज देना पड़ेगा, और जितने साल बाद आएंगे तो मूलधन तो देंगे ही, प्लस हर साल का 200 रुपये ब्याज देंगे, तो जितने साल के ले जाएंगे उसको ऐड करके मूलधन प्लस ब्याज रिटर्न कर देंगे। लेकिन अगर आप चक्रवृद्धि ब्याज, ये तो आपका समझ में आ गया कि ये क्या होता है, SI होता है, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। लेकिन अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज समझना है तो अगर आप 1000 रुपये लेके जाते हैं तो एक साल के बाद जब उसे रिटर्न करेंगे तो कितना रिटर्न करेंगे, 1000 रुपये तो रिटर्न करेंगे ही करेंगे, लेकिन 1000 का 20%, अगर 20% की दर से आप पैसे लेके जाते हैं एक साल के लिए तो इसका 20% रिटर्न करेंगे, तो 20% का मतलब होता है 1/5, यानी इसका भी 200, 1/5 करेंगे, इसको कटाएंगे तो क्या निकल के आएगा 200, यानी 1000 रुपये लेके जाएंगे तो 1000 तो रिटर्न करेंगे, लेकिन साथ में 200 रुपये इसका ब्याज भी रिटर्न करेंगे एक साल के लिए। एक साल के लिए क्या हुआ, रिटर्न करेंगे तो 1200 रुपये रिटर्न करेंगे, और इसमें भी एक साल के लिए 1200 रुपये रिटर्न किया है हमने। लेकिन अगर आप दूसरे साल रिटर्न करते हैं पैसे, 2 साल के लिए पैसा लेके जाते हैं, तो आप क्या करेंगे, 1000 तो रिटर्न करेंगे ही करेंगे, साथ में क्योंकि 1000 तो आप लेके गए थे, साथ में 1000 पर ब्याज कितना लगा था 200 रुपये, उसको रिटर्न करेंगे, मतलब ये एक साल का हो गया, एक ईयर में इतना पैसा रिटर्न करेंगे। लेकिन अगर आप 2 ईयर के लिए लेके जाते हैं तो एक ईयर का तो आपका इतना रुपये हुआ, दूसरे ईयर क्या करेंगे, दूसरे ईयर तो आपको 1000 देना ही देना पड़ेगा, प्लस ये आपका 200 रुपये भी देना पड़ेगा क्योंकि ये आपका ब्याज हुआ, साथ में इस 200 पे आपको और ब्याज देना पड़ेगा, यानी कि 200 का 20% देंगे, 200 का 20% निकालेंगे तो 1/5 क्या निकल के आएगा 4, यानी 40 रुपये, यानी 40 रुपये आप देंगे। मैं आपको, यानी मेरे समझाने का मतलब ये है कि अगर आप साधारण ब्याज समझना चाहते हैं तो उसमें ये होता है कि अगर आपने जितना पैसा लेके गए हैं आप सिर्फ उस पर ब्याज देंगे, यानी कि 1000 पे कितना ब्याज हुआ था 20% से 200 रुपये, तो पहले साल भी 200 देंगे, दूसरे साल भी 200 देंगे, तीसरे साल भी 200 देंगे, और साथ में 1000 रुपये आपका जो मूलधन है वो ऐड होता जाएगा, और हर साल का 200 ब्याज ऐड होता जाएगा। लेकिन ये CI जो होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें आप 1000 तो देंगे ही देंगे, लेकिन इसका 20% यानी कि 200 रुपये वो भी देंगे एक साल में। लेकिन जब आप दूसरे साल इंटरेस्ट देंगे तो 1000 पे ब्याज तो आपको लगेगा ही, 1000 पे ब्याज क्या लगेगा, ये 200, ये दूसरे साल का है, ये पहले साल में 1200 रुपये हुआ, और दूसरे साल में आपको 200 रुपये तो देना ही पड़ेगा, 1000 पे ब्याज लगेगा 20% से तो 200, लेकिन इस पे भी आपका ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगेगा, यानी कि इस पे भी आपको 20% देना पड़ेगा। तो जब आप 200 पे 20% देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 200 का 20% 40, और इसमें ऐसा नहीं करना था, SI में ऐसा नहीं करना था। तो सेम हम आपको ऐसे ही इस प्रश्न को समझाते हैं, सेम वैसे ही इस प्रश्न को करते हैं। इस प्रश्न में दिया है कि 3200 रुपये की एक राशि है, यहाँ पर 3200 रुपये की एक राशि को 20% की वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि मूलधन क्या है 3200 है और दर क्या है 20% है, 20% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो निकल के आएगा 1/5। तो इसका जब इतने में इसको कटाएंगे 5 से, इसको कटाएंगे 5 से तो निकल के आएगा 640। ये 640 क्या है, ब्याज है, एक साल का 640 रुपये ब्याज है। तो ये तो एक साल का है, लेकिन यहाँ पर दे रखा है कि 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज। तो हमें क्या करना है, हमने आपको बताया था कि 320 रुपये पर 640 तो ब्याज लगा ही, तो टोटल कितना पैसा हो गया, रिटर्न कितना करना पड़ेगा 3200 प्लस 640 भी रिटर्न करना पड़ेगा, 640 रिटर्न करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर लिख लेते हैं 640, लेकिन दूसरे साल में, ये तो एक साल का 640 रुपये ब्याज है ना, दूसरे साल का ब्याज क्या होगा
दूसरे साल का ब्याज इस पे निकालेंगे तो इसका 1/5 निकालेंगे तो निकल के आएगा 640 रुपये। लेकिन दूसरे साल का ब्याज इतना होगा 3200 का 1/5 प्लस 640 का भी ब्याज निकालेंगे, 640 का 20% यानी कि 1/5। तो इसको कटाएंगे तो क्या निकल के आएगा, ये पूरे को सॉल्व करेंगे तो निकल के आएगा 640, और जब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो निकल के आएगा 128 प्लस 128। ये क्या है, CI है, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि यहाँ पर 3200 की राशि पर 20% का वार्षिक दर क्या है, एक साल का ब्याज क्या है 3200 पे एक साल का ब्याज है 640 रुपये, और दूसरे साल का ब्याज क्या होगा, इतना का 1/5 क्या हो गया 640 रुपये। लेकिन दूसरे साल में 640 रुपये मतलब कि मूलधन भी है, ये क्या है, मूलधन है, और पहले साल का 640 रुपये ब्याज है। तो जब इस पे हम निकाले हैं 1/5 तो हमें निकला है 640 रुपये, और जब हमें इस पर भी 1/5 निकालना है, इसका भी 1/5 निकालना है 20%, तो निकाले हैं तो इतना निकल के आ गया है। तो 2 साल का टोटल ब्याज क्या होगा, अगर 2 साल का टोटल ब्याज पूछा जाए तो क्या निकल के आएगा, इसको पूरे को ऐड कर देंगे, इतने को पूरे को ऐड कर देंगे तो 640 और 128 पूरे को ऐड करेंगे तो निकल के आएगा आपका, ऐड करते हैं तो 1408। ये 1408 रुपये क्या है, 2 साल का ब्याज है। पहले साल का ब्याज कितना हुआ, चक्रवृद्धि ब्याज, पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या हुआ 640 रुपये, और दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या हुआ 320 का निकाला है 1/5 तो 640 आया है, और फिर ब्याज का ब्याज निकाला है, ब्याज पर 1/5 निकाला है तो निकल के आया 128 रुपये, तो निकल के आया है 1408 रुपये। अब हमें क्या निकालना है, SI निकालना है, कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट। तो उसको करते हैं। तो कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, यहाँ पर दे रखा है साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज फाइंड करेंगे यहाँ से, साधारण ब्याज तो 3200 का 20% निकालेंगे तो 640 आ जाएगा, एक साल का क्या आ जाएगा 640। दूसरे साल भी निकालेंगे 3200 का साधारण ब्याज निकालेंगे तो भी 640 ही आएगा। ऐसे ही SI मतलब कि साधारण ब्याज हर साल 640 ऐड होता जाएगा, मतलब कि हर साल अगर आप एक साल के लिए ले जाते हैं तो 640 रुपये, दूसरे साल के लिए भी 640 और ऐड हो जाएगा, और जब आप रिटर्न करेंगे तो ये 640 देंगे ही, साथ में मूलधन भी देंगे। लेकिन CI में ऐसा नहीं होता, कंपाउंड इंटरेस्ट में, चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता। उसमें क्या होता है कि मूलधन पे 20% देते ही देते हैं, लेकिन दूसरे साल जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है उसका भी 20% हम देते हैं। तो 600 पहले साल का ब्याज क्या हुआ SI 640, दूसरे साल का ब्याज क्या हुआ 640, जब इसे ऐड कर देंगे तो निकल के आ जाएगा 1280 हो जाएगा, 40 80 होगा। जब इसको माइनस करेंगे तो 10 में से 8 जाएगा 2, और यहाँ पर 1, ये क्या निकल के आया है 128, यही इस प्रश्न का आंसर होगा। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो, ये फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। यानी हमने क्या किया, ये क्या है 1408 क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 साल का CI क्या है 1408 है, और यहाँ पर 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या है, साधारण ब्याज 1280 रुपये है। उम्मीद है आप लोग को ये प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। इसका मैं एक शॉर्ट ट्रिक भी बता देती हूँ, आप लोगों के लिए ऐसे प्रश्न को करना ईजी हो जाएगा। चलिए इसका शॉर्ट ट्रिक भी देख लेते हैं, जो कि मात्र कुछ सेकेंड में आप लोग कर लेंगे। इस प्रश्न को क्या करते हैं, पहले 20% है ना, इसका शॉर्ट ट्रिक हम बताते हैं आपको। 20% को क्या करेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या निकल के आएगा 1/5। ये 5 को हम क्या मान लेते हैं, मूलधन मान लेते हैं। यहाँ पर मूलधन क्या है 3200 है, हम यहाँ पर 5 को मान लेते हैं मूलधन, लेकिन यहाँ पर 2 वर्ष के लिए दिया है तो 5 का स्क्वायर कर लेंगे, यानी कि 25 कर लेंगे। अगर 1 वर्षों के लिए दिया होता तो हम 5 को मूलधन मानते, 2 वर्षों के लिए दिया है तो 25 मानेंगे, 3 वर्षों के लिए दिया होगा तो 5 के घात 3 कर देंगे, ऐसे ही 4 वर्षों के लिए दिया होगा तो 5 के घात हम 4 कर देंगे। वैसे हम मूलधन मान लेते हैं, मतलब कि जितने वर्षों के लिए देता है उतना पावर हम बढ़ाते जाते हैं। तो यहाँ पर मूलधन हमने क्या मान लिया 25। क्यों माना 25, क्योंकि यहाँ पर 2 वर्षों के लिए दिया था,
तो जब भी दर दिया हो तो उसको क्या करते हैं, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, और जो नीचे वाली वैल्यू होती है ना उसको मूलधन मान लेते हैं। तो 2 वर्षों के लिए दिया है तो हमने इसका स्क्वायर कर दिया, 25 कर लिया। अब ये 25 क्या है, मूलधन है। तो पहले ईयर में क्या करते हैं कि 25 का 20%, यहाँ पर 20% का मतलब क्या हुआ, 1/5। तो जब 25 का यहाँ पर निकालेंगे 1/5, अगर 25 का 1/5 निकालेंगे तो क्या आएगा, ये 1/5 क्या है, 20% है, तो क्या निकल के आएगा, 5 आएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 5। ये क्या है, फर्स्ट ईयर है, ये फर्स्ट ईयर है, और ये सेकेंड ईयर है। तो पहले साल कितना, 5 यूनिट, पहले साल का ब्याज कितना हुआ, 5 यूनिट, और दूसरे साल का ब्याज इसका भी करेंगे 1/5, इसका भी, तो क्या निकल के आएगा, 5। लेकिन हमने आपको बताया था कि सीआई का मतलब होता है ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, मतलब कि पहले साल 5 यूनिट का ब्याज हो गया और दूसरे साल भी 5 यूनिट का ब्याज हो गया, लेकिन सीआई में 5 का मतलब ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। तो एक साल में हमने 5 यूनिट ब्याज मिल गया, दूसरे साल में भी हमें 5 यूनिट ब्याज मिल गया। तो यहाँ पर जब 5 का 5 यूनिट निकालेंगे तो क्या होगा, अगर यहाँ पर 5 का 5% 20% निकालेंगे, यानी कि 1/5, 5 का 20% निकालेंगे तो 1/5, तो क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ पर 1 निकल के आ जाएगा, ये 1। अब आप लोग ये देखो, मूलधन क्या है, 25 है, ये 5 क्या है। अगर आपसे पूछे कि इसमें सीआई पूरा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, तो आप क्या करोगे, चक्रवृद्धि ब्याज कहोगे 5 + 5 + 1, यानी कि 11 यूनिट चक्रवृद्धि ब्याज है। अगर आपसे पूछे इसमें एसआई क्या है, तो आप कहोगे ये जो सीधा सीधा लिखा होता है ना, ये जो समान लिखा होता है, एक समान, वो क्या होता है, एसआई होता है, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, 11, और साधारण ब्याज क्या है, 10। तो हमसे पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछा है, डिफरेंस पूछा है। तो यहाँ पर 5, 5 और 1 को ऐड करेंगे तो क्या निकल के आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि 11 यूनिट, क्योंकि हमें सीआई माइनस एसआई की वैल्यू निकालनी है, कंपाउंड चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज। तो सीआई क्या है, 5, 5 और 1, इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 11 यूनिट, और एसआई क्या है, ये पूरे को ऐड कर देते हैं तो निकल के आ जाता है 10 यूनिट। अब 11 में से 10 को माइनस करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 1 यूनिट, राइट, 1 यूनिट निकल के आएगा। यहाँ पर हम इसको लिखते हैं 1 यूनिट। अब यहाँ पर हमने माना था कि मूलधन क्या है, 25 यूनिट है, तो 25 यूनिट किसके बराबर होगा, 3200 के बराबर होगा, 3200 के बराबर होगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, प्रश्न में दिया था कि मूलधन क्या है, 3200 है, और हमने मूलधन क्या निकाला है, यहाँ पर 25 यूनिट निकाला है, तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, भाग दे देंगे तो 128 निकल के आ जाएगा। और हमें सीआई में से जब एसआई को माइनस किया था तो क्या निकल के आया था, 1 यूनिट निकल के आया था, और 1 यूनिट की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 128 है, यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। और आपको माइनस भी करने की जरूरत नहीं है, ये जो नीचे वाली वैल्यू निकल के आती है ना लास्ट में, यही सीआई और एसआई का माइनस होता है, सीआई और एसआई का डिफरेंस होता है, मतलब कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का ये डिफरेंस निकल के आता है। ऑप्शन ये फर्स्ट वाला सही है। इस प्रश्न को समझिए, ये प्रश्न बहुत ही इजी है, आप लोग एक बार समझेंगे तो अच्छे से समझ में क्लियर हो जाएगा। अगर हम इसको अगेन समझाते हैं, अगर हम मान लेते हैं कि ये 20% है, 20% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 1/5 आ जाएगा। 2 वर्ष के लिए दिया है तो हम क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर कर देंगे, यानी 25 कर देंगे। अब 25 यूनिट को यहाँ पर इसके इक्वल ले लिया है तो 1 यूनिट की वैल्यू इतना निकल के आ गई है, लेकिन हमें पहले सीआई और एसआई का डिफरेंस निकालना होगा। तो 25 यूनिट, ये क्या है, 25 यूनिट है जो कि मूलधन है, तो हमें इसका क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो हमने आपको बताया था कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज, मतलब कि मूलधन पर तो ब्याज लगता ही है, लेकिन हर साल ब्याज के ऊपर ब्याज भी लगता है। तो 25 का 20% निकालेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 20% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज,
तो 25 का जब हम 20% निकालेंगे, ऐसे अगर 25 का 20% का मतलब क्या होता है 20/100, यानी कि ये कटाएंगे तो निकल के आ जाएगा 1/5, और 5 से इसको कटाएंगे तो निकल के आ जाएगा 5, यानी 25 का 20% क्या निकल के आएगा 5। यानी चक्रवृद्धि ब्याज पहले साल में कितना लग रहा है 5 यूनिट, और दूसरे साल में कितना लगेगा, एक साल का तो निकल के आ गया, पहले ईयर का निकल के आ गया 5 यूनिट, और दूसरे साल कितना लगेगा, दूसरे साल मूलधन पर तो ब्याज लगेगा, तो कितना लगेगा 5 यूनिट लगेगा। लेकिन दूसरे साल मूलधन पर तो ब्याज लगेगा ही लगेगा, लेकिन साथ में ये पहले साल का ब्याज था ना, इस पर भी ब्याज लगेगा, तो इसका भी 20% निकालेंगे। तो 5 का जब 20% निकालेंगे, 5 का जब 20% निकालेंगे तो 1/5 हो जाएगा, 20% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो, और ये कट जाएगा तो निकल के आ जाएगा 1। यानी ये टोटल क्या निकल के आ गया, ये टोटल आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ गया। जब आप इसको तीनों को ऐड कर दोगे तो ये क्या निकल के आ जाएगा CI। तो 5 5 10 1 11, CI क्या हुआ 11 हुआ। लेकिन हमने आपको बताया कि यहाँ से SI भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर अगर आपसे पूछ दे कि SI क्या होगा, तो 5 5 क्या हो जाएगा 10 यूनिट हो जाएगा। ये जो सीधी वाली वैल्यू लिखी होती है ना एक लाइन में, वो आपका SI होता है। हमें CI माइनस SI निकालना था, तो CI माइनस SI करेंगे, SI क्या है 10 है, तो 11 में से 10 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा। तो 1 यूनिट किसके बराबर है 128 के बराबर है। अगर आपसे ये नहीं पूछता, अगर आपसे डिफरेंस नहीं पूछता, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस की जगह पे पूछ देता कि साधारण ब्याज क्या होगा, तो आप यहाँ से 5 5 को ऐड करते तो क्या हो जाता 10 यूनिट हो जाता, 10 यूनिट, और 1 यूनिट बराबर 128, तो 10 यूनिट बराबर 128 गुणते 10 गुणते 128 कर देंगे, यानी क्या निकल के आ जाएगा 1280। कितना आसानी से हमने निकाल लिया कि 1 यूनिट बराबर 128, तो 10 यूनिट बराबर 1280। ये क्या है साधारण ब्याज है। इस प्रश्न में अगर पूछता कि साधारण ब्याज क्या होगा, तो हम क्या करते हैं इसको ऐड कर लेते हैं। हमें पता है कि साधारण ब्याज ये होता है जो एक लाइन में लिखा होता है। तो 10 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 128, तो 10 यूनिट की वैल्यू 10 गुणते 128। अगर आपसे पूछ देता कि CI क्या होगा, तो पूरे को ऐड करेंगे तो क्या होगा 11 होगा, 11 यूनिट, तो 128 में 11 से गुणा कर देते तो क्या निकल के आ जाता CI निकल के आ जाता। अगर आप चेक करना चाहते हो कि क्या ये साधारण ब्याज जो हमने निकाला है सही है, तो आप चेक कर सकते हैं। मैं करके दिखाती हूँ आपको। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर होता है मूलधन यानी कि P गुणते R दर गुणते T बटे में 100 होता है। तो मूलधन क्या है यहाँ पर 3200 है, लिखते हैं यहाँ पे 3200, और R क्या है, दर क्या है 20% है, तो यहाँ पे लिखते हैं 20%, और T क्या है 2 वर्ष है, यहाँ पर 2 वर्ष है, तो लिखते हैं गुणते 2। यहाँ पर लिखेंगे 2 और बटे में लिखेंगे 100। अब इसको कटाते हैं तो इससे ये कट जाएगा, ये दोनों जीरो कट जाएगा। 20 में 2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 40, और जब 32 में 40 से गुणा करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 0 1 लगा देते हैं। 4 का 2 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8, और 4 का 3 में गुणा करेंगे तो निकल के आ जाएगा 12। यानी आप लोगों ने देखा साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणते दर गुणते समय बटे में 100। तो यहाँ से हमने निकाल लिया है 1280, और यहाँ पर भी देखिए आप लोग डायरेक्ट हमने निकाला है 1280। दोनों तरीके से प्रश्न का आंसर निकल के आ गया, लेकिन ये ज़्यादा इजी पड़ता है। ये बड़े बड़े प्रश्नों में ऐसे ट्रिक का यूज किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि ये जब भी निकल के आता है, ये तीनों क्या हो जाता है, तीनों को ऐड करने पर चक्रवृद्धि ब्याज हो जाता है। और जो ऐसे सीधी लिखी हुई है ये आपका साधारण ब्याज हो जाता है, और ये ऊपर वाली वैल्यू क्या हो जाती है, मूलधन हो जाता है। अगर पूछे कि CI माइनस SI, तो ये वाली वैल्यू हमेशा नीचे वाली वैल्यू दोनों का डिफरेंस हो जाता है, यानी CI माइनस SI। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। इस प्रश्न में पूछा है कि राहुल ने बाजार से 80 वस्तुएं खरीदी। 80 वस्तुएं खरीदी, कुल वस्तुओं की 25% वस्तुएं खराब थी, यानी कि टोटल वस्तु कितनी है 80 है, और इसका 25% खराब था। 25% का मतलब 25/100, यानी कि 1/4। 4 से इसको घटाएंगे तो क्या निकल के आ जाएगा 20, यानी कि टोटल वस्तु कितना था 80 था,
जिसमें से 20 वस्तु खराब थे, तो कितने वस्तु बचे? अभी 60। टोटल वस्तु कितना था? 80 था, और इसका 25% वस्तु खराब थी। तो जो सही वस्तु थे वो कितने थे? 60। 80 में से 20 को हमने माइनस कर लिया। आगे प्रश्न में कह रहा है कि शेष वस्तु यानी कि 60 वो 50% लाभ पर बेचा गया, यानी 60 वस्तु को 50% लाभ पर बेचा गया। तो 60 का 50% क्या हो जाएगा? 30। तो 60 में 30 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 90। 50% लाभ पर बेचा गया, तो 60 में 30 ऐड कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा? 90। तो कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा? पहले वस्तु क्या था? 80, अब वस्तु क्या हो गया है? 90 हो गया है। क्योंकि ये 60 कहाँ से आया है? क्योंकि 20% वस्तुएं खराब थे। शेष कितने बचे? 60 बचे, जो खराब थे उसके बाद अब बचे कितने? 60 वस्तु बचे। और 60 का 30% यहाँ पर लिखा है कि शेष वस्तुओं का 50%। तो शेष वस्तु यानी 60 का 50% क्या होगा? 60 का आधा 30 होगा, और 30 को लाभ पर बेचा गया। तो हम लाभ का मतलब क्या होता है? ऐड कर देते हैं। तो 60 में 30 को ऐड किया है तो 90 हो गया है। तो पूछ रहे कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा? पहले वस्तु कितना था? 80, अब कितना है? 90। तो कितने का लाभ हुआ है? 10 का लाभ हुआ है। कितने पर? 80 पर। तो 10/80, और परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा कर देंगे। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो जब 100/8 करेंगे तो निकल के आ जाएगा 12.5%। ये इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। प्रश्न में दिया है एक आयताकार मेज का परिमाप 48 सेमी है। यदि आयताकार मेज का क्षेत्रफल 128 सेमी स्क्वायर है तो मेज की लंबाई क्या होगी? यानी एक आयताकार मेज का परिमाप 48 सेमी है, तो आयत का परिमाप बराबर क्या होता है? 2 ब्रैकेट में L प्लस D, यानी 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, और परिमाप कितना दिया हुआ है? 48 सेमी। तो यहाँ से L प्लस B की वैल्यू क्या निकल के आएगी? 48 से 2 में भाग देंगे, 48 को 2 से भाग देंगे तो निकल के आएगा 24। आगे प्रश्न में कह रहा है यदि आयताकार मेज का क्षेत्रफल 28 सेमी स्क्वायर यानी वर्ग सेमी, तो यानी L इंटू बी बराबर क्या हो जाएगा? आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? L इंटू बी बराबर 128 सेमी। 128 वर्ग सेमी है। तो मेज की लंबाई क्या होगी? मेज की लंबाई पूछ रहा है, यानी कि सिर्फ L की वैल्यू पूछ रहा है। तो हमें नहीं पता है, तो इसे हम चाहें तो ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि हमें ऐसी वैल्यू लेनी है जिसका योग क्या है? 24 है। तो जैसे अगर हम लंबाई को 10 ले लेते हैं, अगर यहाँ से हम लंबाई को 10 ले लेते हैं तो b क्या निकल के आ जाएगा? 14 निकल के आ जाएगा। लंबाई अगर हमने 10 ले लिया तो यहाँ से लंबाई की वैल्यू 10 रख लेंगे, तो b की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? 14 निकल के आ जाएगी। यानी b बराबर 14 और l बराबर 10। तो क्या हम, अगर हमने मान लिया कि L की वैल्यू 10 है तो यहाँ पर 24 सेटिस्फाई कर गया, लेकिन अगर हम गुणा करेंगे तो 128 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है कि L इंटू बी बराबर 128। तो जब 14 में हम 10 का गुणा करेंगे तो 128 आना चाहिए, लेकिन क्या यहाँ पर गुणा करने पे 128 आ रहा है? नहीं आ रहा। यानी L की वैल्यू जो हमने लिया है ये गलत है। तो क्या करते हैं हम, L की वैल्यू यहाँ पर L है, ये B है, तो L की वैल्यू 10 तो अब नहीं ले सकते क्योंकि ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब हम L की वैल्यू 12 लेते हैं। अगर हम यहाँ पर 12 ले लेंगे तो यहाँ पर हम 12 रख देते हैं, तो B की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? पक्षांतर करेंगे तो B की वैल्यू भी 12 निकल के आ जाएगी। जब 12 में, और यहाँ पर L इंटू बी, यानी जब हम 12 में 12 का गुणा करेंगे तो क्या 128 आएगा? नहीं आएगा। तो क्या हो गया? ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत हो गया। अब हम क्या करते हैं, L की वैल्यू 16 लेते हैं। L की वैल्यू 16 लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम L की वैल्यू 16 लेते हैं, अगर यहाँ पर हम L की वैल्यू 16 रख देते हैं तो B की वैल्यू क्या निकल के आएगी? यहाँ पर 24, तो B बराबर क्या निकल के आ जाएगा? 8 निकल के आ जाएगा। 16 इधर चला जाएगा तो 8 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर हम B की वैल्यू क्या लिख लेंगे? 8 लिख लेंगे। अब L बराबर 16 और B बराबर 8। अब इसको हम ऐड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? 24 तो आएगा। 16 और 8 को ऐड करेंगे तो 24 आएगा। और जब हम 16 में 8 का गुणा करेंगे तो 128 आएगा। 16 में 8 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 128 आएगा। आप लोग गुणा करोगे
तो 128 आएगा। तो क्या हो रहा है कि ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है, L बराबर 16 इस प्रश्न में सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि ये इक्वेशन भी प्रूफ हो रहा है और ये इक्वेशन भी, दोनों में L की वैल्यू 16 और B की वैल्यू 8 सेटिस्फाई कर रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, यानी ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही है। आप लोग इस प्रश्न को ऐसे भी कर सकते हो। उम्मीद है सारे प्रश्नों को आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट डे प्रीवियस ईयर पेपर के और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। क्लास यूजफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।